चलिए बेटा, अब हमारा डिस्कशन जो स्टार्ट होगा वो क्वेश्चन पे स्टार्ट होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें चैप्टर 1 पे, तो टोटल इन्होंने 5 क्वेश्चंस में, सॉरी टोटल मैंने जो इसमें 5 क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके लिए रिलेवेंट हैं, और ये स्पेशल डिस्कशन मैं अभी आपके साथ करने वाला हूँ। ओके, यहाँ देखिएगा कि जहाँ तक है ICAI का जो मटेरियल है, ओके, या आप CMA कर रहे हो, CS कर रहे हो, तो उसमें जो मटेरियल है तो आपको वो मटेरियल के क्वेश्चंस जो है रेफर कर लेना है। पर मैं आपको सच कहूँ तो मैंने जितने क्वेश्चन में क्वेश्चंस लिए, इससे ज़्यादा आपने कवर करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक हम CA की बात करें तो CA में तो ये न्यूज़ स्कीम अप्लीकेबल है, एक्ट तो सेम है, दोनों में एक्ट सेम है, पर CA में न्यूज़ स्कीम अप्लीकेबल है। मटेरियल जो है ओके इंस्टीट्यूट इशू कर रही है। उसके बाद में जहाँ RTP लास्ट RTP या मॉक टेस्ट पेपर है या अदर है, तो वो केस में कुछ क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जिस पे आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यस दोस्तों, तो कॉन्सेप्चुअली ओके मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। ओके चलिए, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है हम यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आ जाइए हमारे डिस्कशन पे। अब जब मैं क्वेश्चन लूँगा तो क्वेश्चन को कोड दिया गया है, ओके, CCP कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें पहले 2 डिजिट ये बताते हैं, ये डिजिट कोड समझ लो। पहले 2 डिजिट्स ये बताते हैं कि चैप्टर नंबर क्या है। जैसे अगर आप कोई डाउट पूछते हो और आपने क्वेश्चन कोड यूज़ कर लिया, तो अगर आप कोड दे देते हो तो मेरा टीम समझ जाएगा या मैं समझ जाऊँगा कि आपको कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। पहले 2 डिजिट बताते हैं चैप्टर नंबर, कि आप कौन से चैप्टर का क्वेश्चन पूछ रहे हो। दूसरे दो डिजिट्स होते हैं कॉन्सेप्ट नंबर, कॉन्सेप्ट क्या है, और नेक्स्ट 2 जो है वो होता है क्वेश्चन नंबर, आपका कौन से नंबर का क्वेश्चन है। इस तरह से ये डिजिट को मैंने क्लासीफाई किया है। लास्ट 2 अगर मुझे कोई क्वेश्चन इसमें ऐड करना है, ध्यान सुनिएगा, अगर मुझे कोई क्वेश्चन इसमें ऐड करना है तो वो लास्ट 2 डिजिट्स ओके मैं क्योंकि हर अटेम्प्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन जो है ओके ऐड होता है, तो ये जो लास्ट 2 डिजिट्स है वो उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके तो इस तरह से ओके मैंने कोडिंग यूज़ किया गया है जिसे हम कहते हैं HSN, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये एक कॉन्सेप्ट है, ओके ये कोडिंग सिस्टम को HSN कहा जाता है। चलिए ओके, अब हम हमारा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन गवर्निंग लेवी ऑफ कस्टम्स ड्यूटी। तो इसमें जहाँ तक एग्जाम के लिए हिसाब से कहूँ तो इसको प्रायोरिटी C रखना, मुझे नहीं लगता है कि एग्जाम में पूछेंगे, लेकिन हाँ पहला हमारा चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और लेवी पे था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कवर कर लिया। हमने 3 आर्टिकल देखे थे, आर्टिकल 265, आर्टिकल 245 और आर्टिकल 246। तीनों आर्टिकल्स की प्रोविजंस आपको लिखने नहीं है, और एक आर्टिकल 283 मैंने दिया, वैसे वो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैंने यहाँ पे दिया कि यहाँ ओके Constitution provides that a state shall not impose or authorize imposition of tax on supply of goods or services where such supply take place outside the state or in the course of import export। okay, बस मुझे ये आपको बताना है, ये आर्टिकल में कहा गया कि जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो स्टेट के पास कस्टम लगाने का पावर नहीं होगा, वो सिर्फ सेंट्रल के पास होगा। तो जहाँ तक देखा जाए आर्टिकल 286 रेफरेंस के लिए मैंने दिया है, पर वो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ लेकिन एंट्री नंबर 83 विच इज़ अ सोर्स एंट्री, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंट्री नंबर 83 एम्पावर्स लेवी ऑफ ड्यूटी ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट टू लेजिस्लेट प्रिंसिपल टू डिटरमाइन वेदर ट्रांजेक्शन क्वालिफाई एज ए इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट लाइज सोलली विथ यूनियन एंड ए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ही इसके ऊपर ओके टैक्स कलेक्ट कर सकती है और लॉ बना सकती है रिगार्डिंग टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो ये पहला सिंपल क्वेश्चन ओके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे था, ज़्यादा उसमें कुछ स्पेशल डिस्कशन नहीं था। नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे ओके कुछ डेफिनेशन पहले पूछी गई थी, पर अब पता नहीं वो पूछेंगे नहीं पूछेंगे। ओके आपको जो मार्क्स अलोकेट दिया है, पर अगर पूछ ले तो वी शुड बी रेडी फॉर दैट। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कुछ डेफिनेशन, जैसे कन्वेंस की डेफिनेशन हमने देखी थी। अगर आपको याद होगा जब भी वर्ड कन्वेंस आएगा तो कन्वेंस मतलब वेसल, एयरक्राफ्ट और व्हीकल। ओके तो यहाँ पे ये 3 चीजें कन्वेंस में कवर होगी। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? चलो बताओ गुड्स की डेफिनेशन क्या है? गुड्स इंक्लूड्स वेसल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट, स्टोर्स
बैगेज, करेंसी और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, उसे गुड्स कहा जाएगा। स्टोर्स की डेफिनेशन हमने देखी थी। व्हाट डू यू मीन बाय स्टोर्स? स्टोर सेक्शन 238 के हिसाब से गुड्स फॉर यूज इन वेसल और एयरक्राफ्ट एंड इंक्लूड्स फ्यूल, स्पेयर पार्ट्स और अदर आर्टिकल ऑफ इक्विपमेंट्स वेदर और नॉट फॉर इमीडिएट फिटिंग्स। स्टोर आर also goods but are covered by special provision section 85 to 90. Okay, लेकिन डेफिनेशन डज नॉट कवर द गुड्स फॉर यूज इन व्हीकल। हाँ, ये वाला पॉइंट, इसलिए अब देखो ये क्वेश्चन है, डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। जो छुपे हुए पॉइंट्स है उस पर हम स्पेशल यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। आपको ये बता दूं, स्टोर्स मींस गुड्स फॉर यूज इन वेसल और एयरक्राफ्ट। वर्डिंग क्या है? गुड्स फॉर यूज इन वेसल और एयरक्राफ्ट, वेसल और एयरक्राफ्ट, ओके, उसे स्टोर कहा जाता है, एयरक्राफ्ट। लेकिन सर आप तो ये बताते हो कि भाई व्हीकल से भी अगर गुड्स आता है तो उस पर भी ड्यूटी लगती है, पर डेफिनेशन में सिर्फ वेसल कवर्ड किया है और एयरक्राफ्ट कवर किया है, व्हीकल नहीं है। सर इसका मतलब क्या होता है? ओके, बताता हूं। मतलब समझ लो ये इंडिया है और यहां से शिप निकल रही है यूएसए से। जब यूएसए से शिप निकल रही है तो जब यूएसए से शिप निकल रही है तो इसमें स्टोर लोड हुआ। अब भाई ये स्टोर्स लोड हुआ मतलब क्या? मतलब कोल्ड ड्रिंक लोड हुए। ओके, कोल्ड ड्रिंक भाई शिप में लगते हैं ना, पैसेंजर्स है, क्रू मेंबर्स है, कोल्ड ड्रिंक लोड हुए। उसके बाद में नेक्स्ट जहां तक है फूड लोड हुआ। उसके बाद में यूटिलिटी पर्पस के लिए सारे गुड्स लोड हुए। ओके, ये शिप है, ठीक है, यहाँ पे। और ये शिप में हो सकता है इन बिटवीन पैसेंजर, क्रू मेंबर कंज्यूम भी कर रहे होंगे। भाई किसी को भूख लग गई, किसी को क्या लग गया, फूड लेके आओ, कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, पानी लेके आओ। ओके, यूटिलिटी पर्पस के लिए साबुन यूज की, वो जो भी है। ओके, यहाँ पे ये सारा स्टोर बोला जाता है। ऑल गुड्स यूज इन अ वेसल प्लस फ्यूल यूज हुआ, स्पेयर पार्ट्स यूज हुए। अब ये शिप इंडिया में आ गया, ध्यान से सुनो। कुछ स्टोर जो कंज्यूम हो गए उस पर तो ड्यूटी नहीं आएगी क्योंकि वो तो ट्रांजिट में कंज्यूम हुआ है। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये आगे सेक्शन 85 में आगे लिखा हुआ है, 85 से 93 तक। ओके, अब कुछ इसमें जब शिप इंडिया में आया, ध्यान से सुनना, शिप इंडिया में आया तभी इसके ऊपर ड्यूटी नहीं लगती है। ये सेक्शन 85 से 93 में लिखा हुआ है, जो आगे हम पढ़ेंगे। ड्यूटी कब लगती है? अगर कोई स्टोर्स आपका, ओके, जो आपने बाहर से लाया और वो आपने इंडिया में क्लियर किया, अगर क्योंकि कोई नॉन ड्यूरेबल स्टोर्स होते हैं तो उसको रख के फायदा नहीं है, तो छोड़ दे यार, इंडिया में क्लियर कर दे इसको, शिपिंग कंपनी डिसाइड करती है। ओके, तो जब वो इंडिया में क्लियर होते हैं तो ऐसे केस में उसके ऊपर ड्यूटी लगती है। तो ये जो बेनिफिट है कि भाई जो स्टोर्स कंज्यूम हो गए ट्रांजिट में, जो स्टोर्स यहाँ पे ट्रांजिट में कंज्यूम हो गए, जो स्टोर्स इंडिया में आएंगे, इवन तो उसने टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर दिया, टेरिटोरियल वाटर क्रॉस करने के बाद भी ड्यूटी नहीं लगती है। ये आगे सेक्शन 85 से 93 में दिया हुआ है, डिटेल बाद में पढ़ा होगा। ड्यूटी एक ही केस में लगती है, ओके, क्योंकि स्पेशल चैप्टर है स्टोर का और वो चैप्टर कहता है ड्यूटी एक ही केस में लगाएंगे, और वो है ओके, अगर आपका गुड्स क्लियर हुआ फॉर होम कंजम्पशन तो ये ड्यूटी लगेगी स्टोर पे, ठीक है। और एज अ स्टोर्स, ओके, आपको क्या कंप्लायंस करना है वो ये सेक्शन में दिया हुआ है। सेम फॉर एयरक्राफ्ट, अगर बाय एयर गुड्स आता है, ओके, और वहां से स्टोर लोड होते हैं, ओके, वहां एयर होस्टेस फूड लोड कर रही है, उसके बाद में कोल्ड ड्रिंक लोड कर रही है, जो भी वहां लोड कर रही है, जो सर्व किया जा रहा है उस पर ड्यूटी नहीं आएगी। जो इंडिया में आया उस पर ड्यूटी नहीं आएगी। ड्यूटी कब आएगी? जब वो इंडिया में क्लियर हुआ। मतलब ये जो बेनिफिट्स दिए स्टोर पे, क्या बेनिफिट्स दिए स्टोर पे कि कंजम्पशन पे ड्यूटी नहीं, इंडिया पे आने पे ड्यूटी नहीं, ड्यूटी तभी लगेगी जब वो इंडिया में क्लियर होगा। ओके, तो ये जो है ये सेक्शन 85 से 93 के बेनिफिट्स है। लेकिन ओके, स्टोर्स की डेफिनेशन क्या बोलती है? स्टोर्स की डेफिनेशन ये बोलती है कि गुड्स फॉर यूज इन वेसल और एयरक्राफ्ट, तो उनको ये सेक्शन के बेनिफिट्स मिलेंगे। मतलब क्या? मतलब अगर पाकिस्तान से कोई ट्रेन आ रही है, ओके, और ट्रेन में, ओके, ये जो ट्रेन है और ये ट्रेन है, बस है वगैरह, पाकिस्तान से आ रही है, और ये ट्रेन में स्टोर आ रहा है, ये ट्रेन में स्टोर आ रहा है, तो ओके, जो बेनिफिट ये चैप्टर में दिए गए हैं, मतलब सेक्शन 85 से लेकर 93 तक एक स्पेशल चैप्टर है, क्या वो सारे बेनिफिट्स ट्रेन के लिए मिलेंगे क्या? आंसर इज नो।
ओके, गवर्नमेंट व्हीकल के केस में नहीं देना चाहती। क्यों नहीं देना चाहती? क्योंकि स्टोर्स की डेफिनेशन जब बनाई गई तो ये सिर्फ वेसल और एयरक्राफ्ट के लिए बनाई गई, व्हीकल के लिए नहीं बनाई गई। अब व्हीकल के लिए अगर नहीं बनाएगी तो वो सिचुएशन में अगर कोई स्टोर्स कंज्यूम होते हैं, इंडिया में आते हैं, आप क्लियर करो या ना करो, व्हीकल होगा तो उसके ऊपर ड्यूटी लगेगी। अगर वो टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर चुका है तो उसके ऊपर ड्यूटी लगेगी। बस यहां तक ही डिस्कशन रखना, ओवर। इसके आगे सवाल मत पूछना क्योंकि हम देखेंगे बाद में स्टोर्स में। बस अभी हमें क्या याद करना है? हमें बस इतना याद करना है कि स्टोर्स जो है वो सिर्फ वेसल और एयरक्राफ्ट के लिए है, व्हीकल के लिए नहीं है। और ये पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर दिया आपको। ओके, जो मैंने स्पेशली लिखा है, ओके, क्या लिखा है कि यहाँ पे ओके, डेफिनेशन डज नॉट कवर द गुड्स फॉर यूज इन व्हीकल। ओके, बाकी सारे क्वेश्चंस बाद में। ये समझा क्या? ये समझा होगा तो वी टाइप करो, ये समझा होगा तो वी टाइप करो। और भाई डू इट फास्ट, वी टाइप करो। चलो, नेक्स्ट डेफिनेशन थी इंपोर्ट की, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। और हमारा जो एक केस लॉ था, कि कौन सी केस लॉ थी? इंपोर्ट कमेंस व्हेन इट क्रॉसेस द टेरिटोरियल वाटर, कंटिन्यू एंड कंप्लीटेड व्हेन गुड्स बिकम अ पार्ट ऑफ मास ऑफ गुड्स ऑफ दिस कंट्री। ओके, तो चलो नेक्स्ट इंपोर्ट हो गया। इंपोर्टर, हाँ, इंपोर्टर क्या था बेटा? ओके, एनी टाइम बिटवीन देयर इंपोर्टेशन दे आर क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन। यानी इंपोर्टेशन कब स्टार्ट होता है? टेरिटोरियल वाटर से लेके क्लियर होने तक एनी ओनर, बेनिफिशियल ओनर और एनी पर्सन होल्डिंग हिमसेल्फ आउट टू बी द ओनर, उसे इंपोर्टर बोला जाएगा। चलो, इंडिया की डेफिनेशन, इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर। इंडियन कस्टम वाटर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। इंडियन कस्टम वाटर कहां तक जाता है? एग्जाम में 200 नॉटिकल माइल्स तक मत लिखना, गलत हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट ये लिखता है कि भाई ये जो है यहाँ पे हाँ, एक बात समझो, अगर इंडिया की डेफिनेशन आपको पूछी गई तो सिर्फ एक लाइन मत लिखना कि इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर, नहीं, मार्क्स पूरे नहीं आएंगे। ओके, इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर, वो कितना? 12 नॉटिकल माइल्स, ये भी पॉइंट आना चाहिए। ओके, इट कवर्स एयर स्पेस, ग्राउंड, बॉटम, सी, सब। ओके, लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बेस्ड ऑन इंडियन टेरिटोरियल वाटर। लेवी जो डिसाइड होगी वो इंडिया के डेफिनेशन पे डिसाइड होगी। ओके, तो अगर ये 2 मार्क के लिए आती है तो आपके सारे पॉइंट्स इस तरह से आने चाहिए। उसके बाद में इंडियन कस्टम वाटर जो है, ओके, वो कहां तक जाएगा? वो एक्सटेंड टू लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वहां तक जाएगा। प्लस ये वाला पार्ट भी आपका कवर होना चाहिए। इट इंक्लूड्स बे, गल्फ, हार्बर, क्रिक और टाइडल रिवर, ये वाला पार्ट भी आपका कवर होना चाहिए। बेनिफिशियल ओनर मैंने ये भी डिफाइन किया। व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट डू यू मीन ड्यूटीएबल एंड इंपोर्टेड गुड्स? हाँ, एक सवाल है, ड्यूटीएबल एंड इंपोर्टेड गुड्स, इसका मतलब क्या है? ड्यूटीएबल गुड्स, ओके, और इंपोर्टेड गुड्स दोनों की डेफिनेशन। ड्यूटीएबल गुड्स मींस गुड्स ऑन विच आर चार्जेबल ड्यूटी बट ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड। In order to be dutiable, any article first satisfy the following condition. Article should fall within the ambit of word goods. पहले वो goods होना चाहिए। And article should find mention in custom tariff. Okay, वो tariff में भी होना चाहिए। Okay, और उसके ऊपर liability arise हो चुकी है। ड्यूटीएबल गुड्स। अब सर इसका मतलब थोड़ा बताओ ना कि टैरिफ में उसका रेट भी होना चाहिए, का मतलब क्या होता है? बहुत सी बार ऐसा है कि गुड्स ए है, गुड्स बी है, गुड्स सी है, गुड्स डी है। ए का रेट है 10%, बी का रेट है 20%, सी का रेट है 5% और डी का रेट है नील। डी का रेट नील, ये एक और अच्छा पॉइंट समझने के लिए। इसलिए मेरे क्वेश्चन है, डिस्कशन जो मैं आपसे करूंगा वो मिस मत करना, ठीक है? वो मिस मत करना। ये भी एक अच्छा पॉइंट है डिस्कशन के लिए। और वो क्या? वो ये है कि भाई जो यहाँ पे गुड्स है इंडिया में आया है और ड्यूटी भी लग रही है, उसके ऊपर ड्यूटी देना भी है 10, 20, 5। ये 3 गुड्स इंपोर्टेड गुड्स भी है क्योंकि इंडिया में इंपोर्टेड किया है, ओके, ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। ये इंपोर्टेड गुड्स भी है और ड्यूटीएबल भी है, मतलब इसके ऊपर ड्यूटी देना भी है, ड्यूटीएबल भी है। लेकिन ये गुड्स जो डी है, जिसका रेट नील है, ये इंपोर्टेड तो है, इसको इंपोर्टेड गुड्स बोला जाएगा। क्यों? इंपोर्टेड गुड्स मतलब गुड्स ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। ये गुड्स को इंपोर्टेड तो बोला जाएगा, बट नॉट ड्यूटीएबल, नॉट ड्यूटीएबल। क्यों? क्योंकि टैरिफ में इसका रेट नहीं है। ओके, क्यों सर? क्योंकि रेट नील है, उसको ड्यूटी देना ही नहीं है। हाँ, इंपोर्टेड है। व्हाट डू यू मीन बाय इंपोर्टेड? ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। इंपोर्टेड तो है पर ड्यूटीएबल नहीं है। तो चले, ओके, हमने ये देख लिया कि भाई जहां तक है, ओके,
व्हाट इंपोर्टेड गुड्स कब कहा जाता है? गुड्स ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड गुड्स व्हिच हैव बीन क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन. वंस गुड्स आर क्लियर्ड बाय कस्टम अथॉरिटी फ्रॉम कस्टम एरिया दे आर नो लॉन्गर एज इंपोर्टेड गुड्स. जो मैंने सेक्शन पढ़ाते वक्त आपको सेक्शन 23 का केस बताया था कि एक बार वो इंडिया का पार्ट बन गया तो वो इंपोर्टेड गुड्स नहीं बोला जाएगा. उसके बाद में एक्सपोर्ट गुड्स एन एक्सपोर्टर, ये भी डेफिनेशन जो हमने देखा था. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एक तरह से मैंने रिवाइज भी कर दिया आप सभी को. ओके, और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है. चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए. ONGC oil rigs are drilling oil beyond 12 nautical miles in the sea in exclusive economic zone. ONGC has brought oil through pipeline in India after extraction. Whether it would be treated as import and liable to duty, explain. Very important. ये केस स्टडी एग्जाम में पूछी जा सकती है. पिछले 6-7 साल में 2 बार पूछा है केस स्टडी. ओके, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था और ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि अगर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल और गैस होगा तो इंडिया 12 नॉटिकल माइल्स तक नहीं माना जाएगा. इंडिया जो माना जाएगा वो माना जाएगा 200 नॉटिकल माइल्स तक. ओके, तो 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया माना जाएगा. इसलिए 200 नॉटिकल माइल्स तक अगर कोई भी एक्सट्रैक्शन होता है तो वो केस में और वो इंडिया में आता है तो वो विद इन इंडिया होगा, कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी. याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है तो बोलिए यस सर, हमें याद आ रहा है. तो देखो लीगल प्रोविजन क्या है, आपको प्रेजेंट कैसे करना है. अगर आप इस ढंग से प्रेजेंट करते हो एग्जाम में तो बिल्कुल आपको मार्क्स मिलेंगे. और ये क्वेश्चन आपको लिख कर देखना है आज के आज. राइटिंग प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए. तो जो क्वेश्चन पे मैं W लिख रहा हूं मतलब आपको लिख कर देखना है. ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है. ONGC ऑयल रिग्स आर ड्रिलिंग ऑयल बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल्स इन द सी इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. ठीक है, और वो ड्यूटी आएगी क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सटेंडेड द कस्टम्स एक्ट 1962 एंड कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 टू होल ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया फॉर लिमिटेड पर्पस. इसमें आपने ये याद रखना है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक एरिया होता है, पर इससे ज्यादा आपने ये याद रखना है या इतना भी लिखा तो चलेगा, इट एक्सटेंड इनटू होल ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. यानी गवर्नमेंट ने कस्टम्स का जो स्कोप है, स्पेशली इंडिया का जो स्कोप है, वो यहाँ पे कुछ पर्पस के लिए उन्होंने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक एक्सटेंड किया है. पहला, प्रोस्पेक्टिंग. अगर आप ये देख रहे हो तो प्रोस्पेक्टिंग फॉर एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल्स, ओके, including petroleum, natural gas in the continental shelf of India and exclusive economic zone of India. And second, supply of goods as defined under section 222. मतलब क्या? वहां जो एक्टिविटी एक्सट्रैक्ट हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है मिनरल ऑयल्स, गैसेस की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की, उसके लिए और उसके लिए जो गुड्स सप्लाई हो रहे हैं, ओके, दोनों, यानी वो पर्पस के लिए कोई गुड्स लगते हैं, वहां से गुड्स आते हैं. ओके, तो एक्सट्रैक्ट करना और वहां से गुड्स लाना और ले जाना, ये पर्पस के लिए जो है गवर्नमेंट ने इंडिया का स्कोप 200 नॉटिकल माइल्स तक रखा है. डिस्कशन एंड कंक्लूजन इन गिवन केस. हाँ, ये भी टाइटल अच्छा है, लिखने का तरीका बहुत अच्छा कि पहले लीगल प्रोविजन दो फिर उसको कंक्लूड करो. Hence in given case oil rigs located beyond territorial water of country but within exclusive economic zone are deemed to be in Indian territory, and hence oil brought through pipeline in India not treated as import and no custom duty is payable. अब आपका एक सवाल होगा कि सर क्या मैं थोड़ा स्मार्ट बनूं, क्या मैं ऐसा लिखूं क्या इसमें कि भाई कस्टम ड्यूटी नहीं आएगी पर GST देना पड़ेगा. नालायकों, ज्यादा और स्मार्ट नहीं बनना है. आपको जितना पूछा गया उतना आंसर देना है. क्या पूछा उन्होंने कि क्या इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगेगी क्या? तो दोस्तों मैं इतना ही कहूंगा यहाँ पे कि आप सिर्फ इतना लिखो, ओके, यहाँ पे आप सिर्फ इतना लिखो कि इसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगेगी. GST के बारे में लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है. डन? ओके, चलो. एक क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर कस्टम्स फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स इन इंडिया? चलो 2 मिनट के लिए बताओ, वो तुम्हारे ओन वर्डिंग्स में बताओ. क्या अगर इंपोर्ट होता है तो व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट और हमें क्या क्या लिखना है? अगर ये क्वेश्चन आया तो हमें क्या क्या लिखना है? ये प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपको हेल्पफुल होगा.
आपके पास रफ बुक होगी, रफ में लिखो क्या क्या लिखना है हमें। क्यों उन्होंने पूछा एक्सपोर्ट कब बोला जाता है, टैक्सेबल इवेंट कब आता है, सॉरी एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट कब आता है। आपके दिमाग में आना चाहिए, मैं लिखूंगा कैसे, तो आपके दिमाग में पहले आना चाहिए सेक्शन 12, मैं सेक्शन 12 का रेफरेंस दूंगा, ठीक है, ये आना चाहिए। दूसरा आना चाहिए यहाँ पे मैं ओके इंडिया की डेफिनेशन दूंगा 227 सेक्शन याद आए तो ठीक, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, इंडिया की डेफिनेशन दूंगा। फिर यहाँ पे 223 इंपोर्ट की डेफिनेशन दूंगा, इंपोर्ट कब बोला जाता है, और ये तीनों के बेस पे बताऊंगा कि व्हेन गुड्स क्रॉसेस द टेरिटोरियल वाटर टैक्सेबल इवेंट अराइज, ठीक है, टैक्सेबल इवेंट अराइज। हाँ देखो आपको एक ही लाइन याद आई भाई साहब, एक पूरे डिस्कशन में एक लाइन याद आई, आप क्या लिखोगे, व्हेन गुड्स क्रॉसेस द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया ओके टैक्सेबल इवेंट अराइज। भाई साहब मार्क्स नहीं आएगा आपको, ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क के लिए आया और मार्क्स नहीं आएंगे आपको। सेक्शन 12, 227, 223 ये लिखकर फिर बताना पड़ेगा व्हेन गुड्स क्रॉसेस द टैक्सेबल टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया गुड्स आर सेड टू बी इंपोर्टेड। साथ साथ में एक केस लॉ मैंने पढ़ाई थी आपको, और वो है गार्डन सिल्क मिल लिमिटेड, गार्डन सिल्क मिल लिमिटेड ओके उसका भी डिसीजन आपको लिखना पड़ेगा। जब आप ऐसे 4 पॉइंट्स कवर करोगे तब जाके मार्क्स आएंगे, तब जाके, यही तो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, और कि जो पढ़े हुए चीजें वो प्रेजेंट कैसे करना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ओके, यही मैं पढ़ाने वाला हूँ। देखो मैंने कैसे प्रेजेंट किया, अब आप प्रेजेंटेशन की तरफ आओगे और ये लिख के देखोगे, ये क्वेश्चन आप लिख के देखोगे, ठीक है। वो क्या कहते हैं देखो, As per Section 12 of Customs Act 1962, custom duty shall be levied at the rate specified on goods imported into India or exported from India। अब यही तो कला होती है। अगर आपको याद होगा तो मैंने सेक्शन 12 आपको पढ़ाया था। सेक्शन 12 क्या कहता है, सेक्शन 12 कहता है एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइम इन फोर्स द ड्यूटीज ऑफ कस्टम शैल बी लेविड ओके एट द रेट स्पेसिफाइड इन कस्टम टैरिफ एक्ट ऑन गुड्स व्हिच आर इंपोर्टेड इनटू इंडिया और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। एक नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, ये चार्ट बनाने के बाद चार्ट लर्न करेगा, और जैसे ही सेक्शन 12 लिखने का तो वो यहां से स्टार्ट करेगा, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइम इन फोर्स द ड्यूटीज ऑफ कस्टम शैल बी लेविड एट द रेट स्पेसिफाइड इन कस्टम टैरिफ एक्ट ऑन गुड्स व्हिच आर इंपोर्टेड इनटू इंडिया और व्हिच आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। ओके ये पूरा लिखते बैठेगा। भाई साहब ये लिखने की क्या जरूरत है, मुझे टैक्सेबल इवेंट तो ये लिखना काट दो ना, ये लिखने की क्या जरूरत है ओके और ये भी कस्टम टेरिफ एक्ट वगैरह देखो लिखने बहुत कितना अच्छा लिखा गया, और ये मैंने हमारे सजेस्टेड आंसर से लिया है, और कितने बेस्ट वे में लिख 2 लाइन में खत्म किया सेक्शन 12 को। और ये टेक्निक जिस दिन आप सीख जाओगे ना, और ये टेक्निक है सॉरी ये टेक्निक जिस दिन आप सीख जाओगे ना ओके उस दिन आपके लिए ये कोर्स बहुत आसान होगा, रियली बहुत आसान होगा आपके लिए। सो दोस्तों जहां तक देखा जाए मैं आपको ये कहना चाहता हूं, प्लीज प्लीज सुनिएगा ओके मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये टेक्निक डेवलप कैसे होगी, बार बार रीड करने से ओके जब और मैं आपको बताता हूं, मैं जब पढ़ता था ना तो मैं पढ़ते वक्त ऐसा नहीं पढ़ता था ओके कि भाई क्वेश्चन और फिर मुझे कितना याद आ रहा है। अगर मैं ये स्टेप फॉलो करूं तो इसके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, देखो अगर आपने फोर्स अपने आप पे किया तो कैसे डर पैदा होता है ओके क्या हुआ, अब हाँ व्हेन गुड्स क्रॉसेस द टेरिटोरियल वाटर, क्यों, क्योंकि आपको मेरे पूरे डिस्कशन में एक ही लाइन जो आपके दिमाग के अंदर घुसी वो है कि जब व्हेन गुड्स क्रॉसेस द टेरिटोरियल वाटर, कॉन्सेप्ट समझने के लिए आसान है लेकिन एग्जाम में आपको प्रेजेंट करना है, और ये प्रेजेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस मार्क्स मिलते हैं लेते आने चाहिए। अगर आपने ये कोशिश की कि व्हेन गुड्स क्रॉसेस टेरिटोरियल वाटर, फिर आप आंसर देख रहे हो अरे बाप रे इतना लिखा हुआ है, अच्छा ये भी लिखना पड़ता है, ये भी लिखना पड़ता है, फिर डर जाते हो कि इतना मुझे याद कैसे आएगा। ये इससे ज्यादा अपने टेक्निक को चेंज करो, अपने टेक्निक को बदलो ओके अपने टेक्निक को क्या बदलो, यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि आप क्या करो, यहाँ पे प्लीज प्लीज ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे क्या करो कि ये जो चीजें है यहां जब आप आंसर लिखने बैठो आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा है ओके या आप रीड कर रहे हो थोड़ा बहुत याद आ रहा है, पर ये देखो कि इंस्टीट्यूट क्या चाहती है ओके ये केस में इंस्टीट्यूट यहाँ पे क्या चाहती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो आंसर रीड करो खुद ओके याद करने की कोशिश मत करो, रीड करो। रीड करते वक्त आप देखो अच्छा पहले पैराग्राफ में अरे यार कितना बढ़िया किया, और ये अभी टाइम है बाद में नहीं, पहले पैराग्राफ में यार पूरा सेक्शन 12 2 लाइन में भी हो जाता है ओके थैंक्स को मैंने पढ़ लिया ओके 2 लाइन में कैसा, तो वो टेक्निक देखो
लेविड एट द रेट ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, और एग्जाम में ये अंडरलाइन कर दो, इंपोर्टेड इनटू इंडिया और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, ये अंडरलाइन कर दो। दूसरा, ओके, सो मेन टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग टैक्सेबिलिटी इज हैपनिंग ऑफ इवेंट ऑन व्हेन विच द चार्ज ऑफ फिक्स। चलो ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई कौन से इवेंट पे लाइबिलिटी आती है। इन केस ऑफ गुड्स क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, सुप्रीम कोर्ट, कौन सी केस थी, गार्डन सिल्क मिल लिमिटेड, ये केस में क्या कहा गया कि कब ओके आपका टैक्सेबल इवेंट आएगा, वो पूरा डिसीजन, ओके अब ये डिसीजन आपको एक झटके में याद नहीं आएगा, आपको थोड़ा लिख के देखना पड़ेगा। इंपोर्टेशन कमेंस व्हेन इट गुड्स क्रॉसेस टेरिटोरियल वाटर, कंटिन्यू एंड कंप्लीटेड व्हेन इट बिकम अ पार्ट ऑफ मास ऑफ गुड्स ऑफ कंट्री, एंड टैक्सेबल इवेंट रीच ओके व्हेन इट रीच टू कस्टम बैरियर एंड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इज फाइल्ड। ओके ये आपको थोड़ा लिख के देखना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा का ऐसा लिखो, लेकिन एटलीस्ट इसके मेन पॉइंट्स तो लिखो कि कब कमेंस होता है, कब कंप्लीट होता है, और आपका टैक्सेबल इवेंट कब आता है। और अगर ये केस याद है तो अच्छी बात है। ओके सर, क्या ये सारे साइटेशन देने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। ओके सिर्फ आपने इतना लिखा एज ऑब्जर्व बाय सुप्रीम कोर्ट या ऑब्जर्व बाय कोर्ट इन गार्डन सिल्क लिमिटेड, दैट्स ऑल। ये साइटेशन ईयर वगैरह याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये मैं दे रहा हूं लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और वेयरहाउसिंग के केस में अगर आपको याद होगा तो कब आता है टैक्सेबल इवेंट, ये भी लिखो। सर अच्छा आपने आपको समझा, अच्छा वेयरहाउसिंग भी लिखना पड़ेगा, अच्छा उसके भी मार्क्स है, कहो अपने आप को ऐसे समझाओ और बार बार ऐसे सरप्राइजिंग जैसे समझाओ, टेंशन मत लो और यार ये नहीं याद आया, अरे यार ये नहीं याद आया, ऐसे टेंशन मत लो। ओके ऐसे समझो, अच्छा ये भी लिखना पड़ेगा। जितना पॉजिटिवली अपने आप को समझाओगे उतना आपका सब्जेक्ट अच्छे से होते जाएगा। ओके तो इन केस ऑफ गुड्स क्लियर फॉर वेयर हाउसिंग व्हेन एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंटेड, ओके तब आपका टैक्सेबल इवेंट आएगा। नेक्स्ट क्लॉज बी क्या कहता है, व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर कस्टम्स लॉ। Is export duty payable in case of applicable goods where ship travel 40 nautical miles from Indian port and title passes the buyer, but the ship returned to India because of engine trouble? हाँ, अब ये केस स्टडी बनाई है, ये केस स्टडी उन्होंने देखो क्या यहाँ पे लिया। पहले तो ये बताओ टैक्सेबल इवेंट एक्सपोर्ट के केस में क्या है, ये तो मैंने कॉन्सेप्चुअली समझ लिया, लेकिन जो आगे का पार्ट है भाई साहब जिसने कॉन्सेप्चुअली समझ लिया उसको ही लिखते आएगा। आगे क्या कहते हो देखो, Is export duty payable in case of applicable goods where ship travel the 40 nautical miles? मतलब क्या, शिप ने 12 nautical miles क्रॉस कर दिया फ्रॉम इंडियन पोर्ट एंड टाइटल पासेस टू बायर, बायर को टाइटल भी पास कर दिया गया और टेरिटोरियल वाटर क्रॉस हो गया, बट शिप रिटर्न टू इंडिया ओनली फॉर इंजन ट्रबल, इंजन ट्रबल आया इसलिए वापस आ गया, लेकिन शिप ने टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर दिया था। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, पहले तो एक्सपोर्ट यानी क्या, एक्सपोर्टेशन कमेंस व्हेन शिपिंग बिल फॉर सच गुड इज फाइल्ड बट टैक्सेबल इवेंट कंप्लीटेड व्हेन गुड्स क्रॉसेस द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। एक बात ख्याल रहे, शिपिंग बिल फाइल किया तो जस्ट कमेंस हुआ, पर आपका एक्सपोर्ट तभी कंप्लीट माना जाएगा जब उसने टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर दिया हो। ठीक है, Rajendra Dyeing and Printing Mills Limited, it was held that export good is complete when ship leaves the territorial water of India. Export तब complete हो जाएगा जब territorial water cross कर देंगे। If ship sink within the territorial water, export is not complete and duty drawback is not payable. अब वो ड्यूटी ड्रॉबैक का वर्ड नहीं भी लिखा तो चलेगा, आप सिर्फ इतना लिख दो, ये नहीं भी लिखा तो चलेगा, इफ शिप सिंक विद इन द टेरिटोरियल वाटर एक्सपोर्ट इज नॉट कंप्लीट। ठीक है, इतना भी लिखा तो चलेगा। सन एक्सपोर्ट कहता है कि एक्सपोर्ट इज कंप्लीट वंस द गुड्स पासेस टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एंड प्रॉपर्टी पासेस टू परचेसर। डिलीवरी ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स एट द डेस्टिनेशन इज नॉट एसेंशियल। ओके, इन शॉर्ट ये दो केस से ये क्लियर हो जाता है ओके कि यहाँ पे एज सुन एज योर गुड्स क्रॉसेस द टेरिटोरियल वाटर उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी आएगा। तो ये केस में ओके यहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी आएगा क्योंकि उसने 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस कर दिया है। ओके, ऑन विच एक्सपोर्ट ड्यूटी इज पेबल। ओके, इवन दो इंजन ट्रबल की वजह से वापस आ गया होगा पर उसने टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर दिया। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। आई होप ये डिस्कशन में आपका रिवीजन भी अच्छे से हो रहा होगा। चलिए ये देख लेते हैं ये क्वेश्चन को। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Explain with reference to decided case law whether clearance from domestic tariff area to special economic zone is chargeable to export duty under SEZ Act और under Customs Act। ये एक जनरल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 साल पहले इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं ये ले रहा हूँ। एक केस थी तिरुपति उद्योग लिमिटेड और ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे
आपके साथ स्पेशली डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है। अब आपको कह देता हूँ, इसमें यूओआई, सीसी, कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, यूनियन ऑफ इंडिया, ये कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ केस का नाम लिख दो, दैट्स इनफ। सीसी मतलब कमिश्नर ऑफ इंडिया, यूआई मतलब यूनियन ऑफ इंडिया वगैरह, ये कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये याद भी नहीं रहता है, वो केस का कोड भी याद नहीं रहता है, और वो नंबर भी याद नहीं रहता है। आप सिर्फ पार्टी का नाम लिख दो, दैट्स इनफ, ठीक है। नाउ हुआ क्या था, इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, SEZ जिसे हम कहते हैं, नाम तो आपने सुना होगा। ये जोन जो है स्पेशली एक्सपोर्ट के लिए बनाए जाते हैं। जैसे मुंबई में SEZ है, गुजरात में SEZ है। यहाँ बहुत सारी कंपनी आके अपने यूनिट सेटअप करती है SEZ में और गुड्स बनाती है। जैसे SEZ में सैमसंग का है, LG का है, वर्लपूल का है, बहुत सारी यूनिट्स, बहुत सारी कंपनी SEZ में अपने यूनिट्स आके बनाती है। और जो गुड्स यहाँ बनते हैं वो स्पेशली एक्सपोर्ट्स के लिए बनते हैं, क्योंकि ये स्पेशल जोन जो बनते हैं वो एक्सपोर्ट्स के लिए बनते हैं। अलग अलग कंपनी आएगी, गुड्स बनाएगी और एक्सपोर्ट करेगी। तो ये जो है स्पेशली एक्सपोर्ट्स के लिए जोन बनाए जाते हैं। ये स्पेशल इंडिया का सेपरेट आइलैंड माना जाता है, होता है इंडिया में, पर इसको सारी ट्रीटमेंट ऐसी मिलती है जैसे ये अलग है। ये स्पेशली एक्सपोर्ट्स के लिए है। अब इंडिया में एक एक्ट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट, और ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट ये कहता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट ये कहता है, इन पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि जो भी गुड्स ये जोन में बनेंगे वो एक्सपोर्ट ही होंगे। आई रिपीट, वो एक्सपोर्ट ही होंगे जो भी ये जोन में बनेंगे। अगर इन्होंने इंडिया में किसी डोमेस्टिक एरिया में किसी कंपनी को सप्लाई किया, गलती से भी इंडिया में इन्होंने सप्लाई किया, तो ये सप्लाई SEZ एक्ट के हिसाब से इंपोर्ट जैसा माना जाएगा। इंपोर्ट नहीं है, इंपोर्ट जैसा माना जाएगा। और उसके ऊपर SEZ एक्ट में, कस्टम एक्ट में नहीं, उसके ऊपर SEZ एक्ट में कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। मतलब कस्टम एक्ट का रेफरेंस लेके कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। यहां तक समझा क्या? यस और नो प्लीज बताओ। SEZ वालों ने इंडिया में, SEZ वाले का मेन ऑब्जेक्ट है एक्सपोर्ट करना। अगर वो इंडिया में किसी को बेचते हैं तो ये SEZ एक्ट के थ्रू इंपोर्ट जैसा माना जाएगा। इंपोर्ट जैसा माना जाएगा और SEZ एक्ट के थ्रू कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। ये समझा क्या? समझा होगा तो यस सर बोलिए, समझा होगा तो बोलिए प्लीज यस सर। ठीक है, नाउ डन। अब देखो यहां पे, प्लीज यहां देखो, लेकिन ये जो प्रोविजन है SEZ एक्ट की वो सिर्फ इंपोर्ट के लिए है। अगर कोई डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में, समझ लो डोमेस्टिक कंपनी है जिसको हम DTA कहते हैं, डोमेस्टिक टेरिफ एरिया, डोमेस्टिक कंपनी, और वो SEZ को सप्लाई कर रही है, तो ऐसे केस में क्या हुआ? नहीं, पहले एग्जांपल में क्या था, SEZ से इंडिया में सप्लाई हुआ। अब ये डोमेस्टिक कंपनी SEZ को सप्लाई कर रही है। अगर ये SEZ को सप्लाई कर रही है तो ये सिचुएशन में यहां पे कस्टम डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई। कस्टम डिपार्टमेंट ने कहा कि देखो भाई, एक्सपोर्ट ड्यूटी, क्योंकि ये आपके एक्सपोर्ट ड्यूटी के गुड्स के लिस्ट में आ रहा है, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। तो अब सवाल क्या है, कस्टम डिपार्टमेंट का ये कहना था कि जैसे कस्टम्स एरिया से गुड्स निकलता है तो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, वैसे आपने अगर कस्टम एरिया से नहीं, SEZ से गुड्स अगर निकलता है तो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। तो अगर आप डोमेस्टिक से SEZ को सप्लाई कर रहे हो और वो एक्सपोर्ट लिस्ट में भी आ रहा है तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे। यहां पे कंपनी ने ऑब्जेक्शन लिया, तिरुपति उद्योग लिमिटेड ने, और तिरुपति उद्योग लिमिटेड ने यह कहा कि यहां पे ये जो क्लॉज है इंपोर्ट ड्यूटी का, ये ओनली फॉर इंपोर्ट है, नॉट फॉर एक्सपोर्ट। और जो टैक्स लगाया गया है वो SEZ एक्ट के थ्रू लगाया गया है, कस्टम एक्ट के थ्रू नहीं लगाया गया। तो आप एक्सपोर्ट को कस्टम एक्ट नहीं लगा सकते।
अगर एसईजेड एक्ट इज साइलेंट फॉर एक्सपोर्ट, मतलब एसईजेड एक्ट में एक्सपोर्ट के लिए कुछ नहीं कहा है, वो सिर्फ इंपोर्ट के लिए कहा है, तो इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। बिकॉज जो भी कस्टम लगेगा वो एसईजेड एक्ट के थ्रू लगेगा, कस्टम एक्ट के थ्रू नहीं लगेगा। क्योंकि कस्टम्स में एक्सपोर्ट तभी माना जाएगा व्हेन इट क्रॉसेस टेरिटोरियल वाटर। एसईजेड कहां लिखा है? तो ऐसे केस में देखो यहां पे सवाल क्या है, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू डिसाइडेड केस लॉ वेदर क्लियरेंस फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिफ एरिया, मतलब डोमेस्टिक एरिया टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन टू एसईजेड इज चार्जेबल टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो यहां पे क्या लिखा है देखो, इट इज हेल्ड दैट क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम डोमेस्टिक टू एसईजेड आर नॉट चार्जेबल टू एक्सपोर्ट ड्यूटी अंडर एसईजेड एक्ट। एसईजेड एक्ट में तो लगता ही नहीं है। एज वेल एज अंडर कस्टम्स एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग रीजन। पहला, charging section need to constitute strictly. If a person not expressly brought within the scope of charging section, it cannot be taxed at all. Section 12 के स्कोप में तो आता ही नहीं है, और एसईजेड एक्ट में भी एक्सपोर्ट में नहीं आता है, तो उसके ऊपर ड्यूटी नहीं आएगी। नेक्स्ट, एसईजेड एक्ट डज नॉट कंटेन एनी प्रोविजन फॉर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन गुड्स सप्लाइड बाय डीटीए टू यूनिट ऑफ एसईजेड फॉर इट्स ऑथराइज्ड ऑपरेशन। Since there is no charging provision in SEZ providing levy of custom duty on such goods, export duty cannot be levied under DTA supplier. ओके, सेक्शन 12 भी अगर हम पढ़े तो सेक्शन 12 कस्टम ड्यूटी लगाता है व्हेन इट क्रॉसेस द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। ओके, अगर कस्टम पढ़े तो वो तो टेरिटोरियल वाटर की बात करता है, और एसईजेड में तो ड्यूटी नहीं है। कंक्लूजन, सिंस बोथ एसईजेड यूनिट एंड डीटीए यूनिट्स आर लोकेटेड विद इन टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, सप्लाइड बाय डीटीए टू एसईजेड वुड नॉट अट्रैक्ट सेक्शन 12 फॉर एक्सपोर्ट ड्यूटी। ये लास्ट वाला पॉइंट समझा क्या बेटा? अगर ये समझा होगा तो एसईजेड टाइप करो। यानी ये जो है एक स्पेशल जनरल क्वेश्चन था, जो वो भी मैंने कवर कर लिया। तो इस तरह से ओके, यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों, अगर आप देखते हो तो जो लेवल के कॉन्सेप्ट हमने समझे उसके हिसाब से क्वेश्चन बहुत इजी थे। भाई साहब, मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसके बियॉन्ड नहीं आएगा, मैं आपको कह देता हूँ। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, मतलब आपका पहला चैप्टर हो गया। और मैं आपको अभी कह देता हूँ कि आपको रेगुलर बुक तो सिर्फ क्लास के साथ एक बार पढ़ना है। ओके, बाद में सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लिया तो भी मोर देन इनफ, क्योंकि क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से बनाया है। तो मेरा रिवीजन मेरा रिवीजन और क्वेश्चन आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है बताओ, अच्छे से समझ में आया आपको? यस और नो? तो आप एक बार घर पे जरूर पढ़िएगा, एक बार घर पे पढ़ने के बाद जरूर पढ़िएगा, फिर मैं कंटिन्यूअस रिवीजन में लूँगा। मज़ा आया तो एमजेड टाइप करो। जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है, मज़ा आया तो एमजेड टाइप करो। और थोड़ा डिस्कशन हैवी हो गया तो डोंट वरी, हमारे आगे कंटिन्यूअस डिस्कशन में और इजी होते जाएगा। ठीक है, यस बेटा, क्वेश्चन यार अलग से आएगी। नहीं, वापस इंजन के लिए वो वापस आता है तो वापस से ड्यूटी नहीं लगेगा, क्योंकि वो सिर्फ ट्रबल शूटिंग के लिए आया है। वहां गुड्स इंडिया का पार्ट नहीं बनने वाला है। लास्ट वाले क्वेश्चन में बेटा बस इतना ही समझ लो कि डोमेस्टिक एरिया से एसईजेड को सप्लाई होता है तो एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा, क्योंकि एसईजेड एक्ट सिर्फ इंपोर्ट पर है, एक्सपोर्ट पे नहीं है। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन प्रोसीजर चैप्टर 2। ओके, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने टोटल ये पूरे चैप्टर पे ही 8 क्वेश्चन कवर किए हैं। ये पूरे चैप्टर पे 8 क्वेश्चन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, रिलेवेंट लगे, ठीक है, वो 8 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं। चलो, उसमें से कुछ क्वेश्चंस तो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशली
ओके, यहाँ पे और कुछ डेफिनेशंस हम डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ जो आरटीपी एग्जाम में पूछे होंगे इस तरह के क्वेश्चंस। एक कुछ डेफिनेशंस पे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिए, जैसे ओके, ब्रीफली एक्सप्लेन फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962, अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट। अराइवल मैनिफेस्ट यानी क्या, और हमें ये पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट में, इसलिए ओके मैं आपको कह दूं अराइवल मैनिफेस्ट के पॉइंट्स क्या होने चाहिए। अब देखो, अराइवल मैनिफेस्ट मतलब इंपोर्ट मैनिफेस्ट, इंपोर्ट मैनिफेस्ट या इंपोर्ट रिपोर्ट अगर आपने पढ़ा होगा, या इंपोर्ट रिपोर्ट पे भी पूछ रहे हैं, तो हमने बहुत कुछ पढ़ा है। अब समझ लो आप नोट्स ओपन करोगे और उसमें से कितना लिखना है, ये टेक्निक ही आपको समझना है बॉस। अगर आप यहाँ पे नोट्स ओपन करते हो और मैं अराइवल मैनिफेस्ट पे जाता हूँ, तो आप क्या समझोगे, लिखने का तरीका देखो ओके क्या होना चाहिए और इसके हिसाब से लिखो तो ज़्यादा बेटर है। चलो नोट्स में आ जाओ, अराइवल मैनिफेस्ट पे, नोट्स पे आ जाओ, अराइवल मैनिफेस्ट पे आ जाओ, ओपन करो वो पेज। अगर आप आते हो अराइवल मैनिफेस्ट, हमने क्या पॉइंट्स कवर किए, बिल्कुल ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, ये जो है अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट, इसमें हमने पॉइंट क्या कवर किए कि इट इज़ अ डिटेल, आप शॉर्ट में लिख सकते हो, इट इज़ अ डिटेल इंफॉर्मेशन टू बी फाइल्ड, ओके, डिटेल इंफॉर्मेशन टू बी फाइल्ड बाय PIC, पर्सन इन चार्ज टू द प्रॉपर ऑफिसर अबाउट द गुड्स ब्रॉट इन अ कन्वेंस। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस वो ऑफिसर को सबमिट करेगा, ओके, या उसके बिहाफ पे सबमिट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये वाला टेबल आना चाहिए, पहली लाइन लिख दिया आपने, किसने, इट इज़ अ डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ गुड्स ब्रॉट इन अ कन्वेंस। दूसरा, यहाँ पे अराइवल मैनिफेस्ट कब देना चाहिए, वेसल एयरक्राफ्ट होगा तो यहाँ पे बिफोर अराइवल, व्हीकल होगा तो रिपोर्ट विद इन 12 आवर्स ऑफ अराइवल, नहीं तो पेनल्टी लगेगी। नेक्स्ट मैंने नोट्स में क्या कवर किया कि क्या अराइवल मैनिफेस्ट अमेंड हो सकता है, ये भी पॉइंट लिख सकते हो तो लिखो कि भाई अगर फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं होगा, लेकिन कंटेंट, क्या कंटेंट जरूरी है क्या। देखो अगर मैं, क्योंकि मैंने जो भी आंसर इसमें लिए है वो सजेस्टेड के हिसाब से लिए है, ओके, तो अगर आप देखोगे तो कंटेंट वगैरह नहीं दिया है, तो कंटेंट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसलिए पढ़ते वक्त ना, जब तक आप क्वेश्चन नहीं देखते हो तब तक आपका इंसाइट क्लियर नहीं होता है, आपका कॉन्शियसनेस नहीं बढ़ता है। क्या हो जाता है, अभी आपने अब मेरे साथ रेगुलर का डिस्कशन किया, और रेगुलर डिस्कशन आपने किया तो आपके छोटी छोटी चीज़ें पे आप कहाँ स्टक हो जाते हो पता है क्या, अरे यार वो कंटेंट याद करना पड़ेगा क्या, उसको मार्क्स रहेंगे क्या, वो कंटेंट याद ही नहीं हो पा रहा है यार, कस्टम हार्ड है यार। ये एक ऐसा बंदा जो ये तरीके से सोच रहा है, और एक ऐसा बंदा, ध्यान से सुनेगा, एक ऐसा बंदा कि यार मेन मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं ना, ओके मार्क्स ले लेंगे। ये एक बंदा जो जो ऐसा बंदा सोच रहा है कि मुझे ये लाइन बाय लाइन याद करनी पड़ेगी, मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा, मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा, ओके, उसके लिए फिर सब्जेक्ट टफ होते जाता है। सब्जेक्ट टफ हुआ, सीए टफ हुआ, सीए टफ हुआ, एग्ज़ाम टफ हुई, एग्ज़ाम टफ हुई, डर बढ़ गया, डर बढ़ गया, एनजाइटी बढ़ गई, एनजाइटी बढ़ गया, ओके, फिर तो सारी उम्र हम मर मर के जी लिए। तो आपको एक टेक्निक डेवलप करनी पड़ेगी कि साथ साथ में सिर्फ आईडीटी नहीं, बाकी अगर सब्जेक्ट्स हो गए तो क्वेश्चंस भी पढ़ो, क्वेश्चन का एसेंस देखो। अच्छा, बहुत सी बार आप जब सजेस्टेड आंसर पढ़ते हो तो उसमें भी एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें भी डिज़ाइन करो कि मैं शॉर्ट में क्या लिखूंगा। दूसरी बात, अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क का होगा, अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, अब समझ लो कुछ ऐसी बातें इसके अंदर है कि यार जो आपको तकलीफ दे रही है, ओके, अगर कुछ ऐसी बातें जो आपको तकलीफ दे रही है, तो ऐसे सिचुएशन में मैं ये कहूँगा यहाँ पे, ओके, अब तकलीफ दे रही है तो वो सिचुएशन में मैं आपको ये कहूँगा कि उतना एरिया छोड़ दो, आउट ऑफ 3 2 हैव तो लो, मतलब आप पॉजिटिव कॉन्शियसनेस बढ़ाओ, ओके, उस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैनिफेस्ट पे क्वेश्चन पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट है डिटेल इंफॉर्मेशन टू बी फाइल्ड बाय पर्सन इन चार्ज ऑफ द गुड्स ब्रॉट इन अ कन्वेंस, ये लाइन आपकी आनी चाहिए। दूसरा, टाइम लिमिट्स आने चाहिए इसके, ओके, बिफोर अराइवल, विद इन 12 आवर्स, और पेनल्टी वाला क्लॉज आना चाहिए, दैट्स ऑल। इतना ही आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जो भी स्टूडेंट कनेक्टेड है बेटा, आ रही क्या आपको बात समझ में आ रही है आपको क्लियरली, यस और नो, यस। दूसरा,
नाउ सेकेंड है एंट्री इनवर्ड। एंट्री इनवर्ड पे भी मेन पॉइंट एंट्री इनवर्ड ऑर्डर। इसलिए मैं कहता हूं कि आपने सेकंड रीडिंग में सिर्फ क्वेश्चनर भी देख लिया तो आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। उसके लिए आपको थोड़े ओके पता होना चाहिए, फ्लो पता होना चाहिए। एंट्री इनवर्ड परमिशन ऑफ अनलोडिंग जो ऑफिसर देता है। एंट्री इनवर्ड कब मिलता है? जब इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल कर दिया, परमिशन ऑफ अनलोडिंग, इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल कर दिया। और एंट्री इनवर्ड एयरक्राफ्ट और व्हीकल के केस में अप्लीकेबल नहीं होता है, या बैगेज, पेरिशेबल गुड्स, हजार्डियस गुड्स के केस में अप्लीकेबल नहीं होता है। अगर एंट्री इनवर्ड पे शॉर्ट पॉइंट लिखा तो ये पॉइंट्स लिख लो, मार्क्स ले लो। समझ लो ये शॉर्ट नोट आ गई तो 3 मार्क 3 पॉइंट्स पे आपको मिल जाएंगे, दैट्स ऑल। ओके, अच्छी बात है। नेक्स्ट बिल ऑफ एंट्री पे आया। अब देखो बिल ऑफ एंट्री पे मैंने 11 पॉइंट्स बताया, 11 लिख दो तो अच्छी बात है, पर उसमें से भी मेन पॉइंट्स क्या है? ये एप्लीकेशन बाय इंपोर्टर, देखो कुछ पॉइंट्स को कंबाइन करके लिख दिया आपने, तो इसमें भी टाइम सेविंग होता है। ओके, टाइम सेव करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बेटा, पढ़ाई सिर्फ नहीं इंपॉर्टेंट होती है, पढ़ाई में टाइम मैनेजमेंट भी आपका इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने बिल ऑफ एंट्री कौन देगा? तो इंपोर्टर देगा। ये असेसमेंट एंड क्लियरेंस डॉक्यूमेंट है, ओके, फॉर होम कंजम्पशन और वेयर हाउसिंग। अब उन्होंने ये नहीं पूछा कि सिर्फ 46 की बिल ऑफ एंट्री बताओ, उन्होंने ये पूछा बिल ऑफ एंट्री पे शॉर्ट नोट पूछा है आपको। अब बिल ऑफ एंट्री पे शॉर्ट नोट पूछा है तो तीनों बिल ऑफ एंट्री बता दो। बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, वेयर हाउसिंग जिसे इनटू बॉन्ड कहा जाता है या एक्स बॉन्ड कहा जाता है। टाइम लिमिट जरूर दो, बिफोर द एंड ऑफ द डे, प्रिसीडिंग द डे। ओके, हाँ, अब यहाँ स्टूडेंट मिस्टेक कर देंगे, या लिख देंगे बिफोर द एंड ऑफ द डे, प्रिसीडिंग डे। अब किसका प्रिसीडिंग डे? प्रिसीडिंग डे ऑफ अराइवल ऑफ कन्वेंस। चलो तीनों नहीं लिखा तो भी आपने कन्वेंस दे दो, अराइवल ऑफ कन्वेंस एज कस्टम स्टेशन। ये पूरी लाइन लिख कर देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख कर देखना लाइन। ओके ओके, ये जनरल वर्ड में मत लिखना, ऐसा मत लिखना 1 डे बिफोर, ओके, 1 डे बिफोर द अराइवल, ऐसा नहीं। वर्डिंग ऐसे आना चाहिए, बिफोर द एंड ऑफ द डे इंक्लूडिंग हॉलीडे, प्रिसीडिंग द डे ऑन विच दैट कन्वेंस गेट अराइव्ड। ठीक है, नाउ आप प्रायर बिल ऑफ एंट्री दे सकते हो, लेकिन 30 दिन में। अब ये थोड़ा है, बट इट शैल नॉट बी लेटर देन द एंड ऑफ द डे ऑफ अराइवल, अदरवाइज, यहां लिख दो, अगर बुक होगी तो अदरवाइज लेट फी लग जाती है। लेट फी इज अप्लीकेबल, नहीं होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, पर वो पॉइंट अपना है कि अदरवाइज लेट फी इज अप्लीकेबल। उसके बाद में बिल ऑफ एंट्री में भी प्रेजेंटेड एट एनी टाइम नॉट एक्सीडिंग 30 डेज प्रायर टू द एक्सपेक्टेड अराइवल, और प्रायर बिल ऑफ एंट्री आप प्रेजेंट कर सकते हो। बाकी भी पॉइंट्स आप दे सकते हो, अमेंडमेंट इन बिल ऑफ एंट्री। पर इससे एक बात समझ जाती है कि बाकी जो पॉइंट है कि ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन वगैरह, वो इतने ज़रूरी नहीं है। कन्वर्जन ऑफ बिल ऑफ एंट्री वो इतने ज़रूरी नहीं है। मेन बिल ऑफ एंट्री के पॉइंट्स क्या है, इससे आपको समझ में आएगा। जितने बार आप क्वेश्चन आंसर देखोगे उतने बार आपको समझ में आएगा। डिपार्चर मैनिफेस्ट, ये एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट, डिपार्चर मैनिफेस्ट हम बाद में देखेंगे। एंट्री आउटवर्ड, शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, बोट नोट। हाँ, बोट नोट पे शॉर्ट नोट पूछी है। ओके, ये बोट नोट पे जो शॉर्ट नोट पूछी है यहाँ पे, तो boat note are issued to cover transport of goods to or from the vessel that cannot be come into the part. Okay. वो वेसल, मदर वेसल जो पोर्ट पे नहीं आ सकता, उसके लिए बोट नोट डाली जाती है, जिसको वाटर बॉर्न भी कहा जाता है। ओके, तो सिंपल वर्ड में लिख सकते हो, इंपोर्टेड गुड्स के लिए बोट नोट चाहिए। एक्सपोर्ट गुड्स नॉट अकम्पनीड बाय शिपिंग बिल, अगर शिपिंग बिल नहीं होगा एक्सपोर्ट गुड का तो उसके लिए बोट नोट चाहिए। ओके, हाँ, बोट नोट से अगर ऑफिसर परमिट करता है तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ देखे जो क्वेश्चंस जरूरी है। ओके, आपको यहाँ पे क्वेश्चन रेफर करने के लिए। चलो, explain the validity of following statement. Customs area does not includes warehouse. Statement is not valid. Customs area मतलब सारा एरिया, सारे कस्टम स्टेशन या वो एरिया जहां पे गुड्स डिपॉजिट होते हैं बिफोर क्लियरेंस। तो क्या कस्टम्स जब एरिया की बात करें तो क्या वेयरहाउस भी उसमें आते हैं? यस।
ओके, वेयर हाउस में भी उसमें आते हैं। तो कस्टम एरिया, द स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड। डेफिनेशन ऑफ कस्टम्स एरिया इंक्लूड्स वेयर हाउस टू विद इन इट्स एम्बिट। द कस्टम एरिया इज डिफाइंड टू मीन एरिया ऑफ कस्टम स्टेशन एंड includes any area where imported export goods are ordinarily kept before clearance. तो warehouse भी customs area में आते हैं। दूसरा, custom station includes international courier terminals. Custom station includes international courier terminals, correct? ओके, स्टेटमेंट वैलिड है क्योंकि जो इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल्स बनाए गए, क्योंकि कस्टम स्टेशन इंक्लूड कस्टम पोर्ट, कस्टम्स एयरपोर्ट एज वेल एज इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल्स एंड लैंड कस्टम स्टेशन। ओके, तो वैलिड स्टेटमेंट है, इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल्स उसमें आते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था। चलिए, ये क्वेश्चन देखो, एक ऐसा बनाया गया है, एन एयरक्राफ्ट वाज कंपेल्ड टू लैंड एट अ प्लेस अदर देन कस्टम एयरपोर्ट ड्यू टू स्ट्रेस ऑफ वेदर। एक एयरक्राफ्ट था जो ऐसे प्लेस पे लैंड हो रहा है जो कस्टम्स एयरपोर्ट नहीं है। व्हाट आर द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन कास्ट ऑन पर्सन इन चार्ज ऑफ द एयरक्राफ्ट इन सच सिचुएशन, और एक्सप्लेन द ऑब्लिगेशन कास्ट ऑन पर्सन इन चार्ज ऑन अराइवल ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट। सेक्शन 29 सेक्शन याद रहे तो ठीक, अदरवाइज छोड़ो। ओके, पहली बात तो वेसल और एयरक्राफ्ट की पहली क्या लाइबिलिटी क्या है? व्हेनेवर द वेसल और एयरक्राफ्ट एंटरिंग इन इंडिया, जब इंडिया में आएगा, ओनली हैव टू टेक अ कॉल एट अप्रूव्ड कस्टम पोर्ट और एयरपोर्ट एक्सेप्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, अदर प्लेस पे लैंडिंग हो सकता है अगर सीबीआईसी परमिट करे, बट यहाँ पे एक्सीडेंट, वेदर स्ट्रेस या अनअवॉइडेबल रीजन है तो वो अदर प्लेस पे भी लैंड हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट 3 स्टेप उसको लेनी पड़ेगी। एक, रिपोर्ट टू नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, डोंट परमिट द अनलोडिंग ऑफ गुड्स या डोंट अलाउ पैसेंजर टू लीव विसिनिटी, पर उनके सेफ्टी के लिए जरूरी होगा तो वो कर सकते हैं, और कंप्लाई ऑल द डायरेक्शंस। ओके, सिंपल क्वेश्चन पूछा था केस स्टडी फॉर्म में। ओके, अब आपके आने वाले चैलेंजेस क्या है? आपको सेक्शन 29 याद नहीं आएगा, सेक्शन 29 याद नहीं आएगा, मत लिखो सेक्शन, पर ये तो लिखो कि पहला कॉल लेना चाहिए कस्टम पोर्ट पे, कस्टम्स एयरपोर्ट पे। अगर बैड वेदर होगा, स्ट्रेस होगा तो वो अदर प्लेस पे भी लैंड कर सकता है, पर ये 3 कंडीशंस उसने फुलफिल करना चाहिए। ओके, तो ये हमने देखा। चलिए, अब देखो ये एक क्वेश्चन यहां पे लिया है, इंपोर्टर फाइल्ड बिल ऑफ एंट्री आफ्टर 60 डेज ऑफ फाइलिंग इंपोर्ट मैनिफेस्ट। Deputy Commissioner of Customs impose a penalty 10,000 for late filing of bill of entry. Since importer wanted to clear the goods urgently, he paid the penalty. Can penalty be imposed for late filing of bill of entry? Can bill of entry to be filed in advance? Examine the issue regarding to period available for filing bill of entry in the light of statutory provisions. सबसे पहले तो उसने जो लेट बिल ऑफ एंट्री फाइल की, 60 डेज लगा दिए, तो क्या, और ऑफिसर ने उसके ऊपर पेनल्टी फाइल की लेट बिल ऑफ एंट्री की। तो अब आपको मैं थोड़ा अच्छे से बता देता हूं। जहां तक देखा जाए, अगर बिल ऑफ एंट्री लेट फाइल हो रही है, बिल ऑफ एंट्री लेट फाइल हो रही है, सुनना ध्यान से, केयरफुली, लेट फाइल हो रही है तो पेनल्टी नहीं लगती है, लेट फीस लगती है और चार्जेस लगते हैं। तो कमिश्नर का ये पेनल्टी लगाना गलत है, 10,000 रुपये पेनल्टी लगा दी, वो गलत है। उसने क्या लगाना चाहिए? चार्जेस, लेट फी लगाना चाहिए। देखो, सेक्शन 46 ऑफ कस्टम एक्ट, चार्जेस आर पेएबल फॉर लेट फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री इफ इंपोर्टर टू प्रेजेंट बिल ऑफ एंट्री बिफोर द एंड ऑफ द डे preceding the day on which aircraft, vessel or vehicle carrying the goods arrives at custom station at which such goods are cleared for home consumption.
अच्छा नहीं सॉरी, ये जो पेनल्टी यहाँ पे लेट फी कर दो, यहाँ लेट फी कर दो, क्योंकि आंसर अकॉर्डिंगली लेट फी 10,000 लगाए फिर ठीक है, पेनल्टी वर्ड नहीं आना चाहिए, लेट फी आना चाहिए, तो लेट फी वो लगा सकता है। यहाँ पे ऑफिसर एक्शन सही है, क्योंकि उसने ओके 1 डे बिफोर जो है यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं किया। सेकंड, सिंस द इंपोर्टर want to clear the goods urgently, he paid the penalty. Can penalty be imposed for late filing of bill of entry? Answer is yes. Can bill of entry be filed in advance? आप एडवांस में बिल ऑफ एंट्री, क्या आप एडवांस में बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हो? यस, बिल ऑफ एंट्री कैन बी फाइल इन एडवांस, लेकिन आपका वेसल 30 डेज में आ जाना चाहिए, आपका वेसल 30 डेज में आ जाना चाहिए। एंड नेक्स्ट, एग्जामिन द इशू रिगार्डिंग द पीरियड अवेलेबल फॉर फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री इन द लाइट ऑफ रिलेवेंट स्टैट्यूटरी प्रोविजन। तो इन गिवंस के टाइम पीरियड फॉर डिस्क्राइब अबव विल बी अवेलेबल विथ रेफरेंस टू डेट ऑफ अराइवल और एयरक्राफ्ट फॉर फाइलिंग द बिल ऑफ एंट्री। आपने कौन से रेफरेंस से बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी चाहिए? डेट ऑफ अराइवल, अराइवल के पहले दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर देनी चाहिए। ओके, तो और दूसरी बात, आप प्रायर भी फाइल कर सकते हो, पर आपका कन्वेंस अराइव हो जाना चाहिए 30 डेज में, आपका कन्वेंस अराइव हो जाना चाहिए 30 डेज में। तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू प्रायर फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री। ठीक है, अब एक सवाल इसमें यह आ सकता है कि सर 60 डेज बाद बिल ऑफ एंट्री फाइल की तो गुड्स ऑक्शन में नहीं जाएगा। अब ऑक्शन के बारे में पूछा नहीं है उन्होंने। ओके, उन्होंने ये पूछा कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस इफ नॉट गुड्स नॉट क्लियर्ड विद इन 30 डेज। अगर वो पूछते तो फिर लिखते, उन्होंने सिर्फ बिल ऑफ एंट्री पे पूछा है। क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट समझो। हाँ, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो कि सेक्शन 49 में ओके, कस्टडियन कैन सेल दैट गुड्स इन ऑक्शन इफ नॉट क्लियर्ड विद इन 30 डेज। ओके, हो सकता है एक्सटेंशन मिल गया हो, क्योंकि एक्सटेंशन 30 डेज से ज़्यादा हो सकता है। तो जब उन्होंने ये नहीं पूछा कि भाई क्लियर नहीं हुआ 30 डेज में तो क्या हुआ, तो वो आंसर मत दो। बिल ऑफ एंट्री लेट फाइल हो सकती है, लेट फी लगेगी उसकी, लेट फी लगेगी उसकी। ओके, कमीशन अगर आपके पास सफिशिएंट कॉज नहीं है तो लेट फी लगेगी। नेक्स्ट, यहाँ पे दूसरा, अगर वो ये पूछते कि क्या वो 30 डेज में क्लियर नहीं किया तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, तो फिर हम बोलते कि कस्टडी इन ऑक्शन में सेल करेगा, पर उन्होंने पूछा ही नहीं। सेकंड क्वेश्चन पूछा क्या वो एडवांस में प्रेजेंट कर सकता है? यस। और रेफरेंस किसका होगा? तो रेफरेंस अराइवल से देखा जाएगा कि अराइवल के पहले फाइल होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है उन्होंने यहाँ पे कवर किया। ओके, रिगार्डिंग टू बिल ऑफ एंट्री। With reference to the facility, clear first pay letter extend to importer under custom law. Answer the following question. मतलब clear first pay letter यानी deferred payment. Deferred payment अगर आपको याद होगा तो वो कुछ लोगों को 15 दिन का फोरनाइटली पेमेंट मिलता है। ओके, पर तो उसके बेस पर बताओ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फैसिलिटी। सेकेंड, हु इज एलिजिबल टू अवेल दिस स्कीम। Third, what are the due dates of payment of duty under this facility? And next, what are the circumstances where deferred payment facility will not be available? तो देखो, सबसे पहले clear first pay first deferred payment is a mechanism of delinking duty payment and custom clearance. Aim to have seamless WAF to warehouse transit in order to facilitate just in time manufacturing. मतलब ये एक जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मैंने मेरे नोट्स में नहीं दिया, यहाँ दिया है तो पढ़ लेना। ओके, ये जो डेफर्ड पेमेंट फैसिलिटी कुछ लोगों को दी, जैसे जो AEO में रजिस्टर्ड है या PSU है, इनको डेफर्ड पेमेंट फैसिलिटी दी सो दैट वार्फ यानी कस्टम्स एरिया, लिखना हो तो लिख दो, वार्फ यानी कस्टम्स एरिया। ओके, तो कस्टम्स एरिया से वेयर हाउस या फिर क्लियरेंस फास्ट होना चाहिए, इसलिए डेफर्ड पेमेंट फैसिलिटी दिया गया है। सेकंड, ये दो लोगों को दिया गया है जो AEO प्रोग्राम में रजिस्टर्ड है, 2 टायर 3 टायर, या PSU को दिया गया है। ओके, नेक्स्ट थर्ड आप लिखोगे व्हाट आर द ड्यू डेट्स ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी अंडर दिस फैसिलिटी। ड्यू डेट है
ओके, फर्स्ट 15 डेज का आप 16 को दोगे, दूसरा 16 से लेके ओके एंड तक का आप नेक्स्ट डे दोगे, और मार्च को एंड होता है 31 मार्च को देखें। किसको नहीं मिलती है फैसिलिटी, तो ये अगर किसी ने डिफॉल्ट किया मोर देन वंस इन 3 कॉन्जिक्यूटिव मंथ, उसको नहीं मिलेगी, या फिर ओके नॉन डिक्लेयर्ड गुड्स और नॉन असेस गुड्स को ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ओके नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस देखे। आपके क्वेश्चन है 60 डेज विथ फर्दर एक्सटेंशन। सर विद इन 30 डेज था, लेट फी मोर देन 30 डेज तो पेनल्टी नहीं, वो आपने बिल ऑफ एंट्री अगर लेट फाइल कर दी तो एक्सटेंशन मिल सकता है, पर लेट फी, लेट चार्जेस लगेंगे। ओके, वहाँ पेनल्टी नहीं, लेट चार्जेस लगते हैं, ठीक है। चलो बेटा, चलिए। यस, तो मैं आपको जस्ट बता दूं यहाँ पे कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये 6 ये ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 2 का, वहाँ आ जाइए। Mayoni Export House exported certain goods to Canada to sea. The person in charge of the ship carrying the export goods at the custom station is ready to cause the ship to depart from that custom station. ठीक है, ship ready हो रही थी to depart from custom station. However, he comes to know that he cannot cause or permit the ship to depart from custom station until a written order to that effect has been given by proper officer. लेकिन पता चला कि शिप यहाँ से निकल नहीं सकती जब तक उसको रिटर्न ऑर्डर यहाँ पे नहीं मिलेगी। He has approached you for knowing the condition to be fulfilled. Before issue of such order, what would be your advice him? अगर आपको पता होगा तो सेक्शन 42, अगर आपको डिपार्चर ऑर्डर लेना है तो वो सिचुएशन में कुछ कंडीशंस फुलफिल करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एज पर सेक्शन 42 ऑफ द कस्टम्स एक्ट अगर आप देखोगे तो पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस which has brought any imported goods or has loaded any export goods at a custom station shall cause or permit the conveyance to depart from that custom station until written order is given by proper officer. Written order कुछ conditions पे मिलती हैं। कौन कौन सी कंडीशंस? पहला, पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस हैज आंसर द क्वेश्चन पुट टू हिम, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए पर्सन इन चार्ज ने उसके आंसर्स दिए। सेकंड, ओके सभी मैनिफेस्ट ओके पर्सन इन चार्ज ने मैनिफेस्ट देना था जाने के पहले तो उसने मैनिफेस्ट भी दिया। तीसरा, शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट और बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट अगर उसको मांगा गया तो उसने वो सबमिट किया। स्टोर्स हो गए तो स्टोर्स का ड्यूटी उसने पे किया है, ओके या फिर उसने ओके गारंटी देके सिक्योर्ड किया है पर्सन इन चार्ज ने। ओके, पर्सन इन चार्ज पे कोई पेनल्टी नहीं लगी हुई है। और नेक्स्ट, कोई ऐसा एक्सपोर्ट गुड्स जो उसने विदाउट ड्यूटी लोड कर लिया या इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट लोड कर लिया तो उसको अनलोड करे, या प्रैक्टिकेबल अब नहीं है अनलोड करना तो वो गारंटी देके जाए कि जब भी वो वापस आएगा तो वो लेके आएगा। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती है तो यस उसको डिपार्चर ऑर्डर यहाँ पे मिल जाएगी। डन। चलिए नेक्स्ट। State the provision of transshipment of goods without payment of duty under section 54 of the Customs Act 1962। ठीक है, ट्रांसशिपमेंट क्या होता है? पहली बात तो सेक्शन 54 के हिसाब से अगर गुड्स ट्रांसशिप होते हैं तो विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी अलाउड है। तो गुड्स में भी अलाउड टू बी सो ट्रांसशिप विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी आपका वर्ड आना चाहिए। ओके, if goods imported into custom stations are mentioned in import manifest or import report as per the transshipment to any place outside India or within India at major port or port notified by the customs for transshipment। मतलब क्या, आप आउटसाइड इंडिया ट्रांसशिप कर सकते हो विदाउट ड्यूटी, या विद इन इंडिया में ट्रांसशिप करना है तो वो मेजर पोर्ट पे कर सकते हो विदाउट ड्यूटी, आप मेजर पोर्ट पे ट्रांसशिप कर सकते हो। डन। चलिए नेक्स्ट देखो, आंसर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस।
व्हाट इज द परमिसिबल टाइम लिमिट इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री? बिल ऑफ एंट्री कब देना चाहिए? बिल ऑफ एंट्री कब देना चाहिए? थोड़ा ध्यान सुनना। ओके, बिल ऑफ एंट्री कब देना चाहिए? तो यस, बिल ऑफ एंट्री आप देखो, मैंने ऐसा लिखा, इसको थोड़ा आप ऐसा, ओके, जैसे 30 days प्रायर टू अराइवल बट नॉट लेटर देन एंड ऑफ द डे ऑफ अराइवल। नहीं, यहाँ चेंज करना पड़ेगा, नॉट लेटर देन द प्रिसीडिंग एंड ऑफ द प्रिसीडिंग डे, प्रिसीडिंग डे ऑफ अराइवल, वो चेंज कर देना। ओके, हाँ, आप प्रायर तो दे सकते हो 30 days, लेकिन या फिर आप ऐसा लिखो सिंपल वर्ड में। ओके, इसको ऐसा लिखो कि नॉर्मली बिल ऑफ एंट्री इज टू बी प्रेजेंटेड end of the preceding day of the arrival, but prior bill of entry is allowed, that can be presented prior to that can be presented 30 days prior to arrival, but conveyance is expected to arrive within 30 days. उसके बाद में नेक्स्ट फॉर ओके पेइंग द असेस ड्यूटी, आपको ड्यूटी कब देना पड़ता है? तो ड्यूटी जब आप बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करते हो, डे ऑफ फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री सेल्फ असेसमेंट, और विद इन अ डे एक्सक्लूडिंग ऑफ रिसीविंग रीअसेस बिल ऑफ एंट्री। ओके, मतलब क्या, जब आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे तब आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर रीअसेस होता है तो विद इन 1 day ओके आपको पे करना पड़ेगा। फॉर डिलीवरी ऑफ अराइवल मैनिफेस्ट और इम्पोर्ट रिपोर्ट एंड डिपार्चर मैनिफेस्ट और एक्सपोर्ट रिपोर्ट। अराइवल मैनिफेस्ट आपको जो है यहाँ पे ध्यान रहे, अराइवल मैनिफेस्ट बिफोर अराइवल देना पड़ता है, इम्पोर्ट मैनिफेस्ट और इम्पोर्ट रिपोर्ट विद इन 12 hours ऑफ अराइवल देना पड़ता है, और एक्सपोर्ट रिपोर्ट जो है ये बिफोर डिपार्चर ऑफ कन्वेंस। हाँ, एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट जो है या एक्सपोर्ट रिपोर्ट जो है वो कब देना पड़ता है? तो कन्वेंस डिपार्ट होने के पहले देना पड़ता है, ठीक है। Which class of import is required to pay custom duty electronically? Name the dedicated payment gateway set up by board to use e-payment facility easily by the importer. Okay. Authorize economic operator or those importer who are paying 10,000 or more per bill of entry, they have to pay. नहीं, ये क्वेश्चन अब कोई रिलेवेंट नहीं है, ये स्क्रैच कर दो कस्टम्स, ये क्वेश्चन को स्क्रैच कर दो, क्योंकि अब सबको ई पेमेंट मैंडेटरी हो गया है। इस क्वेश्चन को स्क्रैच कर दो बेटा, अब ये इतना रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हमने देखा डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री। चलिए, तो ये हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखे जो चैप्टर 2 के क्वेश्चंस थे यहाँ। चलिए बेटा, सो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ टैरिफ रेट और असेसमेंट, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर है असेसमेंट एंड डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट एंड टैरिफ वैल्यू। आपके पास क्वेश्चन और होगा तो आप देख सकते हो, ठीक है। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप देख रहे हो इंडेक्स, तो इंडेक्स में मैंने जो है इसमें 8 क्वेश्चंस ली है, और आपको दोस्तों ये बता दूं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है डिस्कशन में ले रहा हूँ, तो इसमें ICAI मेटल के क्वेश्चन जो है क्योंकि जब ये यहाँ पे आपके न्यू स्कीम में इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल लेट आया, तब तक हमारा बैच स्टार्ट हो चुका था और मेरा क्वेश्चन बन गया था। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे क्वेश्चन में और मेरे नोट्स में हर चीज़ वो कवर है जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में स्पेशली कस्टम्स की है, ओके, यहाँ पे कवर है। इंस्टीट्यूट के मटेरियल के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यस, जैसे MCQ क्वेश्चंस है, इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस है, तो जैसे हमारी टेस्ट होगी तो टेस्ट में मैं वो क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करूँगा, सो दैट हमारे दोनों क्वेश्चंस कवर हो जाए जो क्वेश्चंस मैंने बनाए, और हमारे मटेरियल में जो क्वेश्चंस दिए है वो मटेरियल के क्वेश्चंस भी टेस्ट में कवर हो जाए, जो स्टेज डिस्कशन हम साथ में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन ब्रीफली रिलेवेंट डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट एंड ड्यूटी लेविएबल ऑन इम्पोर्टेड मटेरियल एंड एक्सपोर्ट गुड्स। रिलेवेंट डेट कब की होगी फॉर रेट ऑफ ड्यूटी, ओके, कब की होगी? तो इसके लिए इम्पोर्टेड गुड्स होगा तो जहाँ तक सेक्शन 15 अप्लाई होगा, और एक्सपोर्ट गुड्स होगा तो सेक्शन 16 अप्लाई होगा। रिलेवेंट डेट लेते वक्त जो है फिर से मैं बार बार ये कहना चाहूँगा कि सेक्शन 46 के साथ डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, उसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है।
वो सेक्शन 46 अपना काम कर रहा है, सेक्शन 15 अपना काम कर रहा है, दोनों सेक्शंस को आपको अलग रखना है, इस बात का आपको पूरा पूरा ख्याल रखना है। दूसरी बात यहाँ सेक्शन 15 जो कहता है कि आप बिल ऑफ एंट्री पहले दो, पहले दिन दो, प्रायर 30 डेज दो, या फिर अनलोडिंग के बाद आप 30 डेज में क्लियर करवाओ, जो भी है। अगर बिल ऑफ एंट्री आपने पहले प्रेजेंट कर दी तो ओके, तो इन्होंने रिलेवेंट डेट क्या ली है, डेट ऑफ लेटर ऑफ, ध्यान सुनिएगा, लेटर ऑफ बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड या अराइवल, ओके विच इज लेटर, मतलब क्या, जो बाद में रहेगा। अगर बिल ऑफ एंट्री आपकी बाद में है तो बाद की डेट, अगर आपका एंट्री इनवर्ड, बिल ऑफ एंट्री प्रायर है और एंट्री इनवर्ड बाद में है तो वो डेट, या अराइवल बाद में है तो वो डेट आपको लेना पड़ेगा। अगर आपका वेयर हाउस गुड्स होगा तो एक्सबॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, और इन केस ऑफ अदर, ये पॉइंट आपसे छूट जाता है, कोई अदर गुड्स होगा जिसकी एंट्री नहीं होती है, जैसे डरलिक, जेटसम, फ्लोटसम रेक, जो आगे डिस्कशन में आएगा, तो जिसकी एंट्री नहीं होती है तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी यहाँ पे लिया जाएगा। सेक्शन 16 में यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि व्हाट शुड बी द रिलेवेंट डेट, तो सेक्शन 16 में वो लिख देते हैं शिपिंग बिल, शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट नहीं। ओके, आपको जो लेना है वो लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर की डेट लेना है, और इन अदर केस डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, और ये ख्याल रहे सेक्शन 15 और 16 ओके बैगेज और पोस्ट आर्टिकल को अप्लीकेबल नहीं होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली। Briefly explain with reference to provision of Customs Act the relevant date for determination of rate of duty and tariff valuation for the imports through vehicle where bill of entry is filed prior to arrival of the vehicle. Okay, prior to arrival of the vehicle. तो बिल ऑफ एंट्री कुछ नहीं, आपको दिमाग लड़ाना नहीं है, बिल ऑफ एंट्री प्रायर टू अराइवल है, इसलिए डेट ऑफ अराइवल आपको ले लेना है। ओके, सेक्शन 15 के हिसाब से डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री और डेट ऑफ एंट्री इन वर्ड और अराइवल विच एवर इज लेटर आपको लेना है, तो बिल ऑफ एंट्री की डेट होगी डेट ऑफ अराइवल। नेक्स्ट, क्वीन मैरी इज अ वेसल कंटेनिंग गुड्स imported by XML Limited. The event relating to its entry into India and discharge, okay, entry in India and discharge, यहाँ एक वर्ड डालना, ऑन 30th मई, एक लाइन नहीं है, 20XX। तो डिस्चार्ज जो हुआ यानी गुड्स का डिस्चार्ज यानी अनलोडिंग हुआ, डिस्चार्ज यानी अनलोडिंग हुआ 30th में, और उसके साथ ही उसकी बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट कर दी गई। द रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन द गुड्स वाज इंक्रीज ऑन 8 to 10% ऑन 20th में, यानी रेट बढ़ गए थे 20th मई को, और एंट्री इनवर्ड बाद में मिला। तो ऐसे केस में, और बिल ऑफ एंट्री सेम डे प्रेजेंट हुई, तो ओके हम अज्यूम करेंगे कि बिल ऑफ एंट्री भी सेम डे प्रेजेंट हुई, तो ऑन ओके 30th में ओके एंट्री इनवर्ड प्रेजेंट हुआ। तो अब अगर आप देखोगे तो बिल ऑफ एंट्री कब यहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए, तो बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट होनी चाहिए यहाँ पे ओके एंट्री इनवर्ड के पहले दिन, यानी अराइवल के पहले दिन। तो हमने सेम डे जिस दिन अराइवल हुआ उस दिन प्रेजेंट की, थोड़ा लेट हुआ ओके, वो प्रॉब्लम नहीं, पर हमने एंट्री इनवर्ड बोला 30th मई को, यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लेना, और रेट बढ़े थे 20th को, तो विच एवर इज लेटर, एंट्री इनवर्ड बाद में है, अगर एंट्री इनवर्ड बाद में तो आपका रेट 10% रहेगा, तो यहाँ पे उन्होंने रेट जो है 10% लिया। नाउ नेक्स्ट देखिए बेटा, सी द इम्पोर्टर इम्पोर्टेड कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स चार्जेबल टू ड्यूटी एट द रेट 40% एड वलरम, एड वलरम मतलब ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू लिखना होगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, ठीक है। उसके बाद में वेसल अराइव ऑन 31st मई, वेसल 31st मई को आया। बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग ऑफ गुड्स वॉज प्रेजेंट ऑन 2 जून, आपने वेयर हाउसिंग किया और 2 जून को इंटू बाउंड बिल ऑफ एंट्री दी, तो गुड्स वेयर ड्यूली वेयर हाउस। In meanwhile, exemption notification was issued on 15th October, reducing the rate 25%. Thereafter, importer filed the bill of entry for home consumption on 20th October, 20th October को okay, उसने फाइल किया और claiming the duty 25%. Custom Department charged a higher rate of duty 40% ad valorem. Give a view on the same, discussing the relevant provision of Customs Act. देखो, जब इंटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई थी तब रेट 40% था, ओके, बॉन्ड एग्जीक्यूट हुआ होगा थ्राइस द ड्यूटी 40% के हिसाब से, बट वो जस्ट बॉन्ड था, ठीक है। फिर बाद में रेट कम हो गया, और जब एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल की, कब एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल की 15th अक्टूबर को, तो रेट हुआ 25%। तो सेक्शन 15 के हिसाब से यहाँ पे अगर गुड्स वेयर हाउस किया होगा तो आपको जिस दिन आपने एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल की उस दिन का रेट आपको लेना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन में आपको रेट कब का लेना पड़ेगा, जब आपने एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल की। सो दोस्तों ओके, यहाँ अप्लीकेबल जो रेट होगा वो 25%, वो कम हो या ज़्यादा हो, वॉट एवर इट में भी, तो 20th अक्टूबर का रेट लेना पड़ेगा, और वो रेट क्या होगा, 25% का रेट यहाँ लगाया जाएगा। चलो डन, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हुआ।
चलिए, नाउ एक सिंपल क्वेश्चन है, राइट ब्रीफ नोट ऑन सेल्फ असेसमेंट इन कस्टम्स अंडर कस्टम्स एक्ट। सेक्शन 17 पे ब्रीफ नोट दो, सिंपल है, पॉइंट्स लिखो और मार्क्स लो। ओके, सबसे पहले तो पॉइंट ये आना चाहिए कि इंपोर्टर एक्सपोर्टर सेल्फ असेस ड्यूटी करेगा इन देयर बिल ऑफ एंट्री। ओके, उसके बाद में ऑफिसर वेरिफिकेशन करेगा और हो सकता है आपसे डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन मांगे, एंड जो भी डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन दे विल कॉल फॉर देयर वेरिफिकेशन, यू हैव टू प्रोड्यूस ऑल डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन। if on verification they have found that okay self assessment is not correct, तो वो reassessment करेगा। and thereafter the concept of speaking order, what is the speaking order? if reassessment is accepted by you, no speaking order, but reassessment is not accepted by you, then speaking order within 15 days they will issue। okay, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच असेसमेंट इज डन प्रोविजनली अंडर सेक्शन 18। सिर्फ इतना बताओ कि कौन से चार केसेस है जहां प्रोविजनल असेसमेंट होती है। ओके, तो कौन सी चार केसेस है लिख कर देख लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, कौन कौन सी चार केसेस है जहां प्रोविजनल असेसमेंट होती है सेक्शन 18 के हिसाब से। ओके, सेक्शन भी याद रह जाए क्योंकि ये सेक्शन पे बहुत सी बार क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं। तो सेक्शन 18 के हिसाब से चार ऐसी केसेस है जहां प्रोविजनल असेसमेंट होता है, वेयर इंपोर्टर एक्सपोर्टर अनेबल टू मेक सेल्फ असेसमेंट एंड मेक अ रिक्वेस्ट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिक्वेस्ट कर रहा है। दूसरा, प्रॉपर ऑफिसर डीम इट नेसेसरी टू सब्जेक्ट एनी इंपोर्टेड गुड, एक्सपोर्ट गुड्स, केमिकल और अदर टेस्ट। ख्याल रखना ये असेसमेंट दोनों गुड्स का है, इंपोर्टेड एज वेल एज एक्सपोर्ट गुड्स का, इसलिए सिर्फ इंपोर्टेड गुड्स मत लिखना, इंपोर्टेड एज वेल एज एक्सपोर्ट गुड्स दोनों भी आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद में इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैज प्रोड्यूस ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट बट यू वांट टू मेक फर्दर इंक्वायरी, या उसने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया है, ओके, बट यू वांट टू मेक ओके फर्दर इंक्वायरी। तो ये चार केसेस में ओके यहाँ पे प्रोविजनल असेसमेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, Mr. Krishna Bhansali has imported some garments from Paris. He is unable to make self-assessment under section 17(1). Unable to make self-assessment under 17(1) because of differential rate for different kind of material. Hence, he has made request in writing to proper officer provisional assessment pending technical testing. Is he eligible to apply for provisional assessment? Yes, he can make a request okay for provisional assessment और वो कर सकता है। section 18 में if he unable to complete bill of entry then he can make a request for provisional assessment and officer can direct him for provisional assessment on execution of bond। bond उसको execute करना पड़ेगा। ओके, तो ये 3 पॉइंट आप लिखो और मार्क्स ले लो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Maurice Lal has imported goods from Germany and is finally reassessed under section 18(2) of Customs Act for two such consignment. Particulars are as follows: date of provisional assessment दिया है, date of final assessment दिया है, duty demanded on first consignment, duty refund for second consignment। दो कंसाइनमेंट लाई थी, एक कंसाइनमेंट पे ड्यूटी डिमांड हुई ओके और दूसरे कंसाइनमेंट पे रिफंड आया। डेट ऑफ रिफंड मेड बाय डिपार्टमेंट 20 अप्रैल, ड्यूटी पेमेंट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी डिमांडेड ओके वो 5th of Feb। यह दोनों सिचुएशन उन्होंने अच्छी कवर कर लिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। ओके, दो कंसाइनमेंट इंपोर्ट किए जिसमें एक कंसाइनमेंट ओके दो कंसाइनमेंट रिपोर्ट किए, दोनों का प्रोविजनल असेसमेंट करवाया, फाइनल असेसमेंट भी हुआ और दो प्रोविजनल असेसमेंट एज वेल एज फाइनल असेसमेंट यहाँ दोनों का करवाया। और उसके बाद में ओके फर्स्ट कंसाइनमेंट पे डिफरेंशियल ड्यूटी आई तो सेकंड कंसाइनमेंट पे रिफंड आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ओके, और आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने बोला है। इंटरेस्ट रेट आपको अगर पता होता है तो फिर ये प्रॉब्लम बहुत ईजी है, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट रेट याद ही नहीं आया तो ओके यहाँ पे 5 मार्क्स गियो, ओके 5 मार्क्स हाथ से गियो, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए इंटरेस्ट रेट आपको पता होना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि डिफरेंशियल ड्यूटी पे अगर इंटरेस्ट मांगा जाए तो जो मंथ में प्रोविजनल असेसमेंट हुआ, कौन से मंथ में प्रोविजनल असेसमेंट हुआ, 12 दिसंबर को प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था, तो 1 दिसंबर से इंटरेस्ट लगा टिल द डेट ऑफ 1 दिसंबर से टिल द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी, यानी 5 फेब तक ओके ये इंटरेस्ट लगाया जाएगा, जिसमें फेब आपको 28 डेज का ही एज्यूम करना है। दूसरी बात ओके अगर रिफंड पे इंटरेस्ट है तो 6% पर एनम से मिलेगा। कब मिलेगा? जिस दिन फाइनल असेसमेंट हुआ वहां से 3 महीने के अंदर अगर रिफंड नहीं दिया गया तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो वहां से 3 महीने के अंदर ही ओके रिफंड दे दिया गया है
फरवरी टू मार्च, मार्च टू अप्रैल, 3 महीने के अंदर ही रिफंड दे दिया गया, इसलिए यहाँ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं होगा। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ओके डिफरेंशियल ड्यूटी का इंटरेस्ट है 15%, ओके फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच ड्यूटी प्रोविजनल असेस टिल द डेट ऑफ पेमेंट, और रिफंड जो है रिफंड 6% से, और 3 महीने के बाद रिफंड का इंटरेस्ट मिलता है अगर 3 महीने में पेमेंट नहीं हुआ। तो जहाँ तक है अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1 दिसंबर से 5 ऑफ फेब तक 67 डेज होते हैं, आपका इंटरेस्ट इतना होगा। लेकिन सेकंड केस में 3 महीने में रिफंड दे दिया गया, इसलिए ओके यहाँ पे इंटरेस्ट पे नहीं होगा दोस्तों। चलिए चलिए ये क्वेश्चन पे आते हैं। लक्ष्मी कंपनी इंपोर्टेड गुड्स वैल्यू 10 lakhs, बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंटेड बिफोर प्रॉपर ऑफिसर ऑन 15th ऑफ डिसम्बर, बिल ऑफ एंट्री 15 दिसंबर को दी, ऑन विच डेट द रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी इज 20%, कोई प्रॉब्लम नहीं। The proper officer decided that goods should be subject to chemical or other tests, and therefore the same were provisionally assessed on 10 lakhs, and Lakshmi company paid provisional duty कितना तो 2 lakhs on the same day. Lakshmi company want to voluntarily pay duty rupees 1,50,000 on 20th January. ठीक है, can Lakshmi company provisionally pay duty, and what are the conditions which are to be complied before such payment is made? Second, determine the amount of interest payable, if any, under section 18 of the Customs Act 1962, assuming that payment of rupees 1,50,000 as stated above is made on 20th January, that final duty assessed on 31st January 20 YY at rupees 4 lakhs and balance duty is paid on the same day. चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्टार मार्क करना। ओके यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट की, और बिल ऑफ एंट्री 15 दिसंबर को प्रेजेंट की, तब रेट 20% था। ओके तो अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हो तो क्वेश्चन रिलेवेंट डेट पे नहीं है कि भाई ये डेट का रेट ले या वो डेट का रेट ले, नहीं। ओके अगर आप धीरे धीरे देखते हो तो उसमें उन्होंने कहा कि प्रोविजनल असेसमेंट किया, ओके 10 लाख वैल्यू थी, प्रोविजनल ड्यूटी पे की, फिर ओके वॉलेंट्रीली कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटी पे कर दी 20 जनवरी को, अभी तक फाइनल असेसमेंट नहीं हुआ। तो सीक्वेंस कैसा है? सीक्वेंस ऐसा है कि ओके पॉइंट नंबर 1 आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी, बिल ऑफ एंट्री फाइल करते वक्त ओके आपने वैल्यू 10 लाख डिक्लेयर की और रेट जो था 20% था, तो 2 लाख रुपीज़ आपको प्रोविजनल असेसमेंट मिला, और प्रोविजनल असेसमेंट में 2 लाख आपने प्रोविजनल ड्यूटी पे कर दी, प्रोविजनल ड्यूटी आपने 2 लाख पे कर दी। अभी फाइनल असेसमेंट बाकी है, और फाइनल असेसमेंट के पहले ही आप जो है आपको लगता है कि ड्यूटी बढ़ेगी, इसलिए आप 1.5 लाख एक्स्ट्रा देना चाहते हो। ओके और पहली केस अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो पहले केस में वो कहते हैं कैन लक्ष्मी कंपनी प्रोविजनली पे ड्यूटी एंड व्हाट आर द कंडीशंस विच आर टू बी कंप्लाइड बिफोर सच पेमेंट, क्या वो प्रोविजनल असेसमेंट ले सकता है, प्रोविजनल ड्यूटी पे कर सकता है, और क्या कंडीशंस उसकी है। तो यस बेटा वो प्रोविजनल ड्यूटी पे कर सकता है। यहाँ पे इफ़ ही अनेबल टू कंप्लीट बिल ऑफ एंट्री, तो कौन कौन से केस में वो प्रोविजनल ड्यूटी पे कर सकता है? प्रोविजनल असेसमेंट ऑफ ड्यूटी इज परमिटेड बाय प्रॉपर ऑफिसर इफ इट डीम नेसेसरी सब्जेक्ट एनी इंपोर्टेड गुड्स एक्सपोर्ट गुड्स फॉर केमिकल और अदर टेस्ट। तो ऐसे केस में वो ओके प्रोविजनल असेसमेंट केमिकल और अदर टेस्ट से करवाना चाहता था, तो क्या ये सिचुएशन प्रोविजनल असेसमेंट में कवर्ड है? यस, अगर ऑफिसर केमिकल और अदर टेस्ट करवाना चाहता है तो ये सिचुएशन जो है प्रोविजनल असेसमेंट में कवर है, और वो प्रोविजनल ड्यूटी कर सकता है, लेकिन उसके लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ता है, और बॉन्ड की अमाउंट डिटरमाइन बाय प्रॉपर ऑफिसर। ओके तो ओके इंपोर्टर फर्निश द सिक्योरिटी टू द प्रॉपर ऑफिसर, ओके जिसे बॉन्ड कहा जाता है फॉर द डेफिशिएंसी, ये एक बेसिक कंडीशन है। ओके जहाँ तभी आपको प्रोविजनल असेसमेंट अलाउ होता है। दूसरा, determine the amount of interest payable if any under section 18 of the custom acts, assuming that payment of rupees 1,50,000 as stated above is made on 20th January and remaining payment क्योंकि उसका 4 लाख का असेसमेंट हुआ, and that final duty assess is 31st Jan 4 लाख एंड बैलेंस ड्यूटी इज पेड ऑन द सेम डे। मतलब उसका डिफरेंशियल ड्यूटी का असेसमेंट टोटल कितना हुआ? डिफरेंशियल ड्यूटी का असेसमेंट 4 लाख हुआ। ओके उसमें से 1.5 लाख उसने खुद होके दे दिया, और रिमेनिंग जो है वो यहाँ पे ओके 31 जनवरी को दे रहा है। तो अब देखो ध्यान से सुनना, आपका फाइनल इंपॉर्टेंट कि आपको यहाँ पॉइंट क्या याद रखना है कि आपका फाइनल असेसमेंट हुआ हो या नहीं हुआ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर डिफरेंशियल ड्यूटी देना है तो फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच प्रोविजनल असेसमेंट इज डन, आपका बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट हुआ और प्रोविजनल असेसमेंट हुआ 15 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर से इंटरेस्ट लग जाएगा। पर यहाँ इंटरेस्ट हम 2 अमाउंट के लिए अलग अलग निकालेंगे। कौन सी 2 अमाउंट के लिए अलग निकालेंगे? 1,50,000 के लिए अलग निकालेंगे, और 4 लाख का डिफरेंशियल ओके सॉरी ओके तो देखो फाइनल ड्यूटी असेस हुई 4 लाख रुपए।
अगर फाइनल ड्यूटी असेस हुई 4 लाख रुपए, जिसमें से 2 लाख मैं ऑलरेडी दे चुका था, 2 लाख मैं ऑलरेडी दे चुका था, 150 मैंने वॉलंटरी दे दिया, कितने बचे 50,000। तो 50,000 मैंने फाइनल असेसमेंट जिस दिन हुआ उस दिन दिया। तो मुझे पहले तो इंटरेस्ट जो 1,50,000 पे 15% पर एनम, और ये जो मुझे वॉलंटरी यानी ये इंटरेस्ट कब से कब तक, तो आप अगर देखते हो तो 1 दिसंबर से लेके आपने वॉलंटरी पेमेंट किया 20 जनवरी को, तो 1 दिसंबर से लेके तो 20 जनवरी तक जो भी जितने भी दिन होते हैं तो अराउंड 50 डेज होते हैं। तो यहाँ पे 1 दिसंबर से 28 जनवरी, दिसंबर 31 डेज का है, तो 51 डेज होते हैं, और 51 डेज जो है उसका इंटरेस्ट, और बैलेंस 50,000 पे 1 दिसंबर से लेके तो आपको 31 जनवरी तक का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। ओके, तो ये 2 इंटरेस्ट आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे और इस तरह से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे। राइट नोट ऑन प्रोजेक्ट इंपोर्ट अंडर द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। ठीक है, तो ये भी कभी कभी शॉर्ट नोट आती है। प्रोजेक्ट इंपोर्ट कब होता है? जब आप बहुत सारी मशीनरी, अपरेटस, अप्लायंसेस प्रोजेक्ट इनिशियल सेटअप के लिए ला रहे हो या सब्सटेंशियल एक्सपेंशन के लिए ला रहे हो, और उसके साथ साथ जितना प्रोजेक्ट के लिए गुड्स ला रहे हो उसके 10% वैल्यू का आप स्पेयर्स या कंज्यूमेबल्स भी ला रहे हो। तो इसको अलग अलग ना डिवाइड करते हुए कंसोलिडेटेड रेट में डिवाइड किया जाता है, कंसोलिडेटेड ड्यूटी लगाई जाती है, यानी पूरे गुड्स पे एक ही रेट लगाया जाता है, उसका कहा जाता है प्रोजेक्ट इंपोर्ट। और प्रोजेक्ट इंपोर्ट में कुछ ये जो एलिजिबल प्रोजेक्ट उन्होंने दिए हैं। तो दोस्तों ओके, तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू यहाँ पे चैप्टर 3। इसमें यहाँ जहाँ तक है कि कस्टम्स ड्यूटी रेट कब के लेना चाहिए और असेसमेंट कैसा होना चाहिए, यहाँ हमने डिस्कस किया। चलिए, तो ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। सो दोस्तों चलिए यहाँ ये रख लेते हैं इधर। ओके, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है डिस्कशन एंड हुआ। आगे का डिस्कशन हम कंप्लीट करेंगे। ओके, और नेक्स्ट सेशन में यस नए डिस्कशन के साथ और नए क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट। आज ही पढ़ो जितना भी डिस्कशन हुआ। ओके, आपको बहुत हेल्प होगी एग्जाम में। और कस्टम्स इवन दो कम मार्क्स अलोकेटेड है, लेकिन अगर अच्छे से करते हो तो आईडीटी में आप अबो 80 जा सकते हो। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।